गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुबह की क्लास कैसी थी सोशियोलॉजी की? रिकॉर्डेड वर्जन भी देख लिया होगा, नोट्स भी डाउनलोड कर लिए होंगे। ओवरऑल कैसी थी सोशियोलॉजी की क्लास? बढ़िया थी? सबको समझ में आया? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? क्लियर? अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमें भी किताब बता दो। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे जो नोट्स है वो क्या है, मोर देन क्या है, सफिशिएंट है। अगर आप इंग्लिश की बुक ले हुए हरलंबस, इतनी मोटी बुक है, ठीक है, ब्लू बुक, और पढ़ने उसमें से 3 चैप्टर है, तो क्या फायदा इतनी महंगी बुक को लेने से? क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इससे अच्छा तो क्या करेंगे, जो हमारे 10 ईयर के क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। उसी का कंपाइलेशन क्या हो जाएगा, आपकी बुक हो जाएगी। हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम की काफी चीजें क्या है, बुक से क्लियर होंगी इन बच्चों को, रेदर देन माई नोट्स। समझ में आया? बाकी इंग्लिश मीडियम को तो बिल्कुल भी इधर से उधर होने की जरूरत नहीं है। जितना मैटर मैं दे दूंगा उतना किताबें नहीं दे पाएंगी आपको। क्लियर है सभी को? तो हिंदी मीडियम वालों को जो मैंने किताब बताई है वो लेना क्या है, अनिवार्य है। क्योंकि उनको हमेशा क्या होता है, समझने में दिक्कत आती है और इमोशनली कैरिड अवे हो जाते हैं कि यार यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, कहीं और भाग गए, वहां तो वैसे ही सब स्टैंडर्ड पढ़ाई हो रही है। ठीक है ना? तो आज पहले लेक्चर में हमने क्या करा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को सेटिस्फाई किया है। उसके बाद भी यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि सर हमें तो हिंदी में पढ़ना है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि भैया आज की क्लास हिंदी में ही हुई है? क्लियर? तो ये आप लोगों का काम है उनको बताने का कि भैया आज की क्लास देख लो, तो पता चल जाएगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का क्या था, दोनों मिक्स था। जबकि हिंदी मीडियम क्या था, थोड़ा हावी था। ठीक है। यावर भाई, वेलकम टू द क्लास। अब 9 बजे वाली क्लास मिल गई, संतुष्ट हो? ठीक है। तो भैया प्रोफाइल में जाके जो है आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। स्पेशल क्लास के लिए यावर जी आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा, और बाकी जितनी भी प्लस की क्लास हो उनका ऑलरेडी आपको मैसेज आया करेगा शुरू होने से पहले। क्लियर है? चलो भैया, हम पढ़ रहे थे क्या, ये स्पेशल क्लास है। और ये स्पेशल क्लास हमारी कौन सी चल रही है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट चल रही है। सर जो रिसेंट में करनचाई वाली गैस लीकेज वाली घटना है उसमें डिजास्टर रहेगा या टेररिज्म, क्योंकि कई न्यूज चैनल पे उसे बॉम्ब ब्लास्ट भी बोल रहे हैं। ये वाली खबर भी मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो जब मैं इस खबर को क्या कहूंगा, मेरे नोटिस में आएगी तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। नहीं तो आप कुछ इस खबर का कुछ लिंक विंक मुझे सेंड कर देना तो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। तो मैंने पढ़ी नहीं लिंक ये, तो मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। हाँ, कराची पाक, अरे मैं बता तो रहा हूँ, इस समय जो है 2 दिन से कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। केवल क्या कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी पे ही आपका जो है फोकस था, इसलिए सोशियोलॉजी पे ही ध्यान दिया था। और आज देखो मैं अपने घर पे आ गया हूँ, बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। क्लियर? तो सुबह की क्लास ली, जैसे 1 बजे क्लास हुई, 1:30 बजे वहां से भागा, और अब मैं जो है 15 मिनट पहले पहुंचा हूँ। और टी शर्ट पहन के ही गया था, सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गया था, ड्राइव करता रहा, और सीधे जो है गाड़ी जो है पार्क करी है और यहाँ पे आ गया हूँ। क्लियर? अभी केवल एक पानी की बोतल पी है बस। ठीक है। तो टाइम ही नहीं मिल रहा, कल परसों से देखेंगे टाइम को। तो शुरुआत करते हैं भैया। सलोनी, तुम्हारा तुम्हारा तो कल या परसों नंबर लगने वाला है, तो तुम अभी से जो है अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ठीक है ना? या तो कल लगेगा तुम्हारा नंबर या परसों लगेगा। सर वो ऑफिस था क्या आपका? यार कुछ भी नहीं था वो। जहाँ पे जो है हमें शरण मिल जाए वहां पे हम क्या कर देते हैं, बसेरा डाल देते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं सेकंड आईआरसी की रिपोर्ट। ये बच्चों जो चैप्टर है ये है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये है कि भैया आप अगर गवर्नेंस चला रहे हो, तो गवर्नेंस चलाओगे तो भाई जनता के अंदर डिस्प्यूट भी होगा, जनता आपके विरुद्ध स्ट्राइक भी करेगी। तो आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करोगे? तो ये चैप्टर पूरा क्या है, उसी के बारे में है। और इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो दे रखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, जिसको हम पढ़ेंगे एआरसी की रिपोर्ट का। सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी वॉल्ट होता है या विद्रोह होता है वो कैसे होता है, उसके स्टेप देख लेते हैं। क्लियर? पहला है इंडिविजुअल टेंशन, समझते हैं। जैसे मान लो हमारे सलीम भाई हैं, इनके अलावा इलाके में कुछ क्या है, दिक्कत हो रही है, इनको लग रहा है। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगी, उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगी।
सलीम भाई फिर बताएंगे कि भैया किसको, काजल जी को, कि भैया ये जो है सरकार सही नहीं कर रही। काजल ने अपनी सहेली को बताया पूजा को, पूजा ने अपनी सहेली को बताया सलोनी को, सलोनी ने अपने जो है सहेली को बताया। ऐसी क्या हो गया, एक आदमी ने सब बहुत सारे लोगों को बताया। या मैं कह सकता हूं जो इंडिविजुअल टेंशन है वो कलेक्टिव टेंशन में बदल सकती है। सही है सर नो? तो भैया कलेक्टिव टेंशन का मतलब वो सोशल टेंशन हो गई, अब वो पूरे समाज की हो गई। सरकार चाहे यहीं पे क्या कर सकती है, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। अगर सरकार यहां पे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो हमें दिखे ना। लेटेंट का मतलब क्या होता है, गुप्त। समझ में आया? यानी कि अगर मेरी सरकार से नाराजगी है तो मेरे अंदर क्या है, एक विद्रोह की भावना है। अब इसका मतलब नहीं कि मैं विद्रोह हर किसी के सामने मैनिफेस्ट करूंगा या प्रकट करूंगा। समझ में आया? क्लियर? वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर? और इससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एस्केलेशन ऑफ द टेंशन क्या होती है, टेंशन सीढ़ी नुमा आकार में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और वो कहीं ना कहीं क्या होती है, एक बार इरप्ट होती है, और इरप्ट होके क्या कर जाती है, स्टेलमेट कर जाती है, यानी कि फाइनल विद्रोह कर जाती है। समझ में आया? यानी कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं कर पाई सरकार तो लास्ट स्टेज क्या होगी उसकी, विद्रोह होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फिगर नंबर 1, स्टेजेस ऑफ द कन्फ्लिक्ट। और स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट बच्चों आप पेपर नंबर 1 में भी लगा सकते हो, पेपर नंबर 2 में भी लगा सकते हो, पेपर नंबर 3 में भी लगा सकते हो, एथिक्स में भी लगा सकते हो। लगा सकते नहीं लगा सकते? भैया छोटा सा डायग्राम है, आप इसको फ्रांस की क्रांति में बना सकते हो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में बना सकते हो। बना सकते नहीं बना सकते? भैया लगा दो फ्रांस की रिवॉल्यूशन में। पहले इंडिविजुअल टेंशन थी, ठीक है, फिर वो सोशल टेंशन हुई, उन्होंने लुइस सोल्वे को क्या दी, धमकी दी। लुइस सोल्वा तब भी नहीं मांग रहा, तो क्या हुआ, लेटेंट कन्फ्लिक्ट हुआ। क्लियर? फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों में और ज्यादा टेंशन बढ़ी, इरप्शन हुआ। कहां पे इरप्शन हुआ, टेनिस कोर्ट में इरप्शन हुआ, और टेनिस कोर्ट इरप्शन के बाद क्या हुआ, फाइनली फ्रांस की क्रांति हो गई। तो आप इसको कहीं पे भी क्या कर सकते हो, किसको भी इसको जोड़ सकते हो। ये क्या है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अंदर दे रखा है, तो बच्चों समझदार आदमी इसको कहीं पे भी यूज कर सकता है। और जो नहीं समझने वाला है वो तो कुछ भी कह सकता है कि सर ये तो कहीं का है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? वो कुछ भी कह सकता है। तो भैया मैं कह रहा हूं अगर आपको जो है इस एग्जाम में पहले अटेम्प्ट में रैंक लगानी है, या पहला दूसरा अटेम्प्ट कहीं बर्बाद कर दिया है और मेरे संग जो है आपको पढ़ना है, तो मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, बिना सोचे कि ये प्रीलिम्स है, कि बिना सोचे ये मेंस है। ठीक है? अब देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी क्या बोलती है। द लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म outburst, later known as Naxalite movement, started in March 1967 in the three police station area, that is Naxalwadi, खोरीबारी एंड फांसी देवा। ठीक है? यानी कि इन 3 जिलों में क्या था, नक्सलवाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। केवल हम केवल इसी गांव को याद रखते हैं, इन दोनों के और नाम याद रख लो, अगर नहीं भी याद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नक्सलवाड़ी जिले गांव से पता चल जाएगा। ठीक है? और ये कहां पे पड़ता है आपका, दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। और दार्जिलिंग कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। क्लियर? वही नक्सलवाद की बात हो रही है जो आप जो है टीवी में देखते हो। The Naxalwadi phase of the movement 1967 to 68 gathered momentum during the May-June 1967 but was brought under the control by July-August 1967। तो यानी कि कुछ महीने तक क्या चला था, ये रिवॉल्ट चला था, लेकिन जो पूरा नक्सलवाद है उसकी जो जड़ थी यहीं से देखी जाती हैं। या नक्सलवादी कहते हैं गांव से जिन्होंने बंदूक उठाई थी, ठीक है ना, उसी को नक्सलवाद का बीज माना जाता है। समझ में आया? और इसको हम पेपर नंबर 3 इंटरनल सिक्योरिटी आपका एक टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगा दोबारा। क्लियर? आगे देखो, टुडे द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स वेव्स डेट कवर मैनी स्टेट। और हिंदी में भी बोल रहा हूं तो हिंदी माध्यम वाले सुने। अभी एक बहुत अच्छा कमेंट किसी ने लिखा, पता नहीं, कि मैं गांव का किसान हूं। आपने बोला कि कहते हैं हिंदी और इंग्लिश आप दोनों बोलते हो, लेकिन आपकी क्लास में क्या है, 100% हिंदी इंग्लिश है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान अगर भारत में रह रहा है तो वो हिंदी को क्यों नहीं समझ पा रहा है जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ। और कहने को आप गाता गाते रहो कि मैं 100% इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो उससे ना मेरा फर्क पड़ेगा, आप ही पे फर्क पड़ेगा। ठीक है? और लास्ट में कमेंट में ये भी लिख रखा है, सर अगर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए सॉरी। तुमने शुरुआत ही गलत से करी है। क्या भैया मैं टोटल 100% इंग्लिश बोल रहा हूँ? हर इंग्लिश के सेंटेंस को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है? और इंग्लिश मीडियम का अलग से बैच स्टार्ट हो रहा है, एस्पायर वाला, जिसमें मैं क्या करूंगा, टोटल इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? तो ये इंग्लिश का बैच नहीं है।
बेफालतू में अगर आपको जो है सब जगह गाना है कि वहां पे इंग्लिश हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है, तो गाते रहो। According to the Ministry of Home Affairs, at present, 76 districts in the 9 states of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, UP, West Bengal are affected with the ultra left extremism, forming an almost continuous नक्सल कॉरिडोर। अब इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि भैया हमारे गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में आज की तारीख में 76 जिले हैं। कितने जिले हैं? 76 जिले हैं और 9 राज्य हैं जहां पे ये नक्सलवाद की पूरी समस्या है। इनफैक्ट ये पूरा क्या बन गया है? नक्सलवाद का गलियारा बन गया है। कौन कौन से प्रदेश है? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको भारत के मैप में वहां पे दिखा सकते हो और पूरा कॉरिडोर बना सकते हो। ठीक है ना। तो गलियारा बोलते हैं कॉरिडोर को, ये भी मैंने आपको हिंदी में बोला। हिंदी माध्यम वाला समझना चाहे तो इसके नोट्स बना सकता है। CPIML PWG, किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है? PWG की। सर आई वांट टू ज्वाइन योर न्यू कोर्स फॉर यूपीपीएससी फॉर बाइलिंगुअल लैंग्वेज, व्हेन इज स्टार्ट रेगुलर बैच फॉर मेंस प्री रेगुलर। रोहित भैया कब का स्टार्ट हो गया? मैंने कितनी क्लास में बताया है। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो MKS लाइव रेफरल कोड से ज्वाइन कीजिए। रेफरल कोड केवल और केवल MKS लाइव ही होना चाहिए अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो। ठीक है। समय बर्बाद मत करो। 2021 का ऑलरेडी प्री कम मेंस बैच स्टार्ट हो गया, आप काफी लेट चल रहे हो। ठीक है ना भैया। PWG की फुल फॉर्म पूछी थी मैंने तो कुछ बच्चों ने बताया पीपुल वार ग्रुप। क्या है इसका फुल फॉर्म? पीपुल वार ग्रुप। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ML का मतलब क्या होता है? मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। आपको पता है मार्क्सवाद होता है एक, और एक क्या होता है आपका? लेनिनवाद। क्लियर। दोनों कम्युनिस्ट मूवमेंट थे। तो भैया ये जो वाली पार्टी थी इसको हमने बैन कर दिया है। ठीक है। CPIM को नहीं करा है, वो तो इलेक्शन लड़ती है। केरल में लड़ती है कि नहीं लड़ती है? समझ में आया? अभी बिहार के इलेक्शन में भी लड़ रही है। वो वाली पार्टी नहीं, हमने किसको करा है? ML वाली को, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट पार्टी को। क्योंकि इनका सरकार में बिल्कुल भी क्या विश्वास नहीं है, इनको इलेक्शन में बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये वाली CPIML क्या करना चाहती है? अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहती है नक्सलवादी मूवमेंट के द्वारा। क्लियर। एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया MCCI, इसको भी क्या कर दिया है? हमने बैन कर रखा है। हैव बीन ट्राइंग टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड ऑपरेशन इन सम पार्ट ऑफ द अदर स्टेट दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड नियर बाई एरिया ऑफ ऑलरेडी अफेक्टेड एरिया। तो कुल मिला के जो है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, पीपुल वार ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर इंडिया, इन दोनों को क्या कर रखा है? बैन कर रखा है, क्योंकि ये अपने ऑपरेशन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। क्लियर। सर आई एम न्यू ऑन अनअकैडमी। ओके। 2021 के लिए कब से ज्वाइन कर सकते हैं? आज ही से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप काफी लेट हो, आपकी 15-16 क्लासें इंडियन पॉलिटी की छूट चुकी हैं। क्लियर। तो डॉक्टर साहब ज्यादा देर मत करना, और जब भी अब आप आना तो MKS लाइव ही आपका रेफरल कोड होना चाहिए। मैं बार बार हर बच्चे को बोल रहा हूं, और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आपको भैया ये रेफरल कोड अप्लाई करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? भले ही आपको कोई 20% का लालच दे, कोई 30% का लालच दे, जो लालच दे रहा है वो पढ़ाएंगे नहीं आपको। ठीक है ना। और अगर लालच वालों से पढ़ना है तो आप उनसे क्या कर सकते हो? संपर्क कर सकते हो। क्लियर। Thanks. Actually, a week ago, I have decided to start preparing for UP PCS. I am working professional. Thank you very much. 80%, more than 80% in my class is working professional. तो भैया आपको भी क्या करना पड़ेगा? उन्हीं की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। The merger of CPIML, PWG and MCC in 2004, और 2004 में क्या हुआ बच्चों? ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गई। देखो इतना अच्छा आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। इसको समझो ओरिएंटेशन कैसे हुआ नक्सलवाद का, मैं वो समझा रहा हूं आपको। ठीक है। ओके सर, आपसे ही पढ़ना है, बस आपके लिए ही ज्वाइन करना है, पढ़ना है तो ठीक है। माई रेफरल कोड इज MKS लाइव ओनली। ओके। द मर्जर ऑफ CPI, अब हिंदी माध्यम वालों के लिए किया बच्चों, जो एक CPI PWG ग्रुप था और MCC ग्रुप था, 2004 में क्या हुए? दोनों मिलके एक हो गए, और जब एक हो गए तो दोनों की शक्ति बढ़ गई, और फिर इन्होंने क्या करा? बहुत खतरनाक तरीके से क्या करा? अपना ऑपरेशन स्टार्ट करा। पुलिस बल को मारना शुरू करा, लोकल लोग जो इनके साथ नहीं मिल रहे हैं उनको मारना शुरू करा, कोई जो लोकल लोग इनके बारे में सरकार को बता रहे हैं उनको मारना शुरू करा, फिर इन्होंने नेताओं तक को मारना शुरू करा। आपको पता है ना MLA क्या था? एक को उड़ा दिया था दांतेवाड़ा में।
से यस और नो? क्लियर? तो सरकार के जो क्या कहते हैं आपके सरकार चला रहा है उसका एमएलए को जिन्होंने मार दिया, उसकी पूरी क्या कर दी, गाड़ी उड़ा दी थी, याद है ना? ठीक है, ये सबको पता है। It is estimated that these extremist outfit now have 9,000 to 10,000 armed fighter। 10,000 के आसपास इनके पास बंदूक वाले AK-47 तक इनके पास रहती है, विच एक्सेस टू अबाउट 6500 फायर आर्म्स। तो मतलब ये तो भैया पुराना डेटा है थोड़ा, आज की तारीख में तो इनसे ज्यादा इनके पास क्या हो गए, हथियार हो गए। क्लियर? कांग्रेस का पूरा बैच उड़ा दिया था। हाँ, यहां तक क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ द मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का नेचर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, विल आई गेट पीडीएफ नोट्स आल्सो ऑफ लेक्चर? सारे लेक्चर जितने भी मेरे हैं सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी क्लास के 1 घंटे के बाद। जब आप क्लास को दोबारा देखने जाओगे तो वहां पे आपको एक पीडीएफ आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर वो पूछेगा विथ एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। तो आपको विद एनोटेशन लिखना है। एनोटेशन का मतलब जो भी मैंने यहां पे लिखा है वो भी पीडीएफ में क्या होगा, अपना भी प्रिंट होके आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? सारे नोट्स के। अभिनव भाई कौन है? कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे? अभिनव भाई अटैचमेंट क्यों लगा रहे हो? डर लगता है सबके सामने क्वेश्चन पूछने से। सर आई एम ऑलरेडी प्लस मेंबर हूं, आपका फुल जीएस का कोर्स करना चाहता हूं, मुझे ज्वाइन करने के बाद आपके बारे में पता चला। थैंक यू वेरी मच, पता तो चला। ठीक है अभिनव भाई, आप रेगुलर क्लास में आओ। ठीक है, आप रेगुलर क्लास में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपसे गलती हो गई उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल आपकी आंखें तो खुली। कितने कितने महीने पता चला, कितने दिन में पता चला, ये भी बता दो और बच्चों को। जो है सारी क्लास में आ सकते हो आप, मेरी प्रोफाइल में जाना, प्लस में प्लस कोर्स को 10 दिन बाद पता चला। अच्छा, 10 दिन बाद सब जगह घाट घाट का पानी पी लिया है, फिर उसके बाद जो है पता चला। जो भी बच्चे हैं, देखो मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह आप सभी को पता है। जैसे ही इसको क्लिक करोगे मेरी फोटो को, ठीक है, तो उसके बाद आपको देखो जाना है प्लस कोर्स में। प्लस कोर्स में जाने के बाद जाना है आपको ऑन गोइंग कोर्स में, मतलब जो अभी चल रहे हैं। और ऑन गोइंग को करना है सी ऑल। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इनके कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। सबको क्या कर देना है, आपको इनरोल कर देना है। जैसे मान लो ये बैनर बना हुआ है कोर्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस बना होगा, उसको टच करोगे तो वहां पे ऐसे टिक बना हुआ आ जाएगा। ऐसे सारे में कर लो, भले ही आपके पसंद का कोर्स हो या ना हो। उससे ये पता चलेगा आपको कि जितने मेरे कोर्स चल रहे हैं उनकी टाइमिंग आपके मोबाइल में अपना आप आ जाया करेगी। ठीक है, तो मैसेज आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, मैसेज पढ़ लेना। अगर ऑप्शनल का हो तो उसमें मत आना, और अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो उसमें आ जाना। बाकी जीएस का आए चाहे किसी और क्लास का है, चुपचाप उस क्लास में आपको आ जाना है। किसी क्लास में आपके लिए मना नहीं है। ठीक है, ऐसी क्या करना है, रोज जो है मेरी प्रोफाइल में जाना है सुबह उठते ही, फिर उसके बाद जाना है किसमें, प्लस में नहीं, स्पेशल क्लास में। और स्पेशल क्लास में जैसे सी ऑल करोगे तो आपको पता चल जाएगा आज सर ने कोई क्लास तो नहीं लगाई। देखो स्पेशल क्लास क्या होता है, हर एजुकेटर एक दिन पहले लगाता है। ठीक है, तो अभी मैं कल की आज लगा के सोऊंगा। तो सुबह ही सुबह अगर आपने देख लिया कि ये क्लास है तो फिर उसको क्या कर देना, टिक मार देना यहाँ पे। तो जैसे ही वो क्लास शुरू होगी तो आपके वहां मैसेज हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपको क्लास निकल जाएगी, आप बोलोगे सर स्पेशल क्लास कब हुई, जैसे अभी ये स्पेशल क्लास हो रही है। ठीक है, स्पेशल क्लास जो होती है वो रोज की रोज जनरेट होती है, और प्लस वाला कोर्स ऑलरेडी जनरेट है। आपको इसमें भी आना है और आपको इसमें भी आना है। क्या सब बच्चे समझ गए? ये होता है तरीका अनअकैडमी प्लस में पढ़ने का। कोई दिक्कत तो नहीं? सर फ्रेशर स्टूडेंट यूपी पीसीएस को 24 मंथ वाले लें या 12 मंथ वाला? 24 मंथ वाला लें, 12 महीने वाला ना लें, क्योंकि देखो 12 महीने वाला है 6300 रुपए का। मैं बता दूं क्यों मना करता हूं मैं आपको, वो है 6300 रुपए का। 24 महीने का है 7560 को। अब ये बताओ कॉमन सेंस कहां जाना चाहिए, 24 महीने में जाना चाहिए कि 12 महीने में जाना चाहिए? खुद सोच लो, 24 महीने में जाना चाहिए। क्लियर? सर नोट्स 2021 के लिए पॉलिटी से ही शुरू करें, आपने यहीं से स्टार्ट किया? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, और पॉलिटी खत्म होने ही वाली है। ज्योग्राफी लगेगी, फिर ज्योग्राफी के बाद कुछ और सब्जेक्ट लगेगा। सारे सब्जेक्ट खुद से पढ़ाऊंगा। ऐसे मेंस के पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 खुद से पढ़ाऊंगा। तो थोड़ा धैर्य रखना। ठीक है, ये नहीं कि जो अभिनव भाई ने गलती करी फिर घूम घाम के फिर आ जाओगी इधर तो अपना वेस्ट करोगी टाइम। इससे अच्छा क्या करना है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के साथ साथ चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है, और आपका जो है पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। और पेनिट्रेशन ऐसा रहेगा पेपर में, सब कुछ नोट से आएगा।
क्लियर? मैं एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से हूं, आप इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, मैं समझ नहीं आ रहा। अभिनव भाई कौन सी बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे शब्द मुझे समझ में नहीं आते जो आपने लिखा है। समझ में आया? यही तो गलती है, तभी तो 10 दिन भटके। मेरे ख्याल से आपको 20 दिन और भटकना चाहिए, फिर उसके बाद जो है अपना आप समझ जाओगे। ठीक है? कोई कोर्स अनाउंसमेंट नहीं है भैया, जब मैं अनाउंस करूंगा तभी तो होगा। ठीक है? नहीं तो दुनिया भर के कोर्स चल रहे हैं, आप जाके वहां पे बैठ जाओ। भैया जब इंडियन पॉलिटी खत्म होगा मेरे भाई, तभी तो इकोनॉमिक्स शुरू होगा, या मैं अपने 4-5 टुकड़े कर दूं? खुद सोचो, कॉमन सेंस है कि नहीं है? या वो 10 क्लासों वाला कॉमन सेंस यहां पे भी अप्लाई कर रहे हो? मैं पहले ही बता दे रहा हूं अभिनव भाई, मेरी क्लास में आना बहुत वेलकम है, लेकिन मेरी क्लास में मेरे से अननेसेसरी क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। समझ में आया? भले ही आप डीवाईएसपी भी हो तो भी कोई नहीं। समझ में आया? मेरी क्लास में ऑलरेडी डीवाईएसपी पिछले वाले बैच में पढ़ते थे, किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है कोई मेरे से पूछ ले कि तुम कितने पढ़ाते हो कितने नहीं पढ़ाते, या तुम्हारे लग नहीं रहे कोर्स। समझ में आया? यहां मैं डिसाइड करता हूं, और ये छोड़ो, दूसरों के कोर्स भी मैं ही डिसाइड करता हूं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा आप किस एजुकेटर के सामने बैठे हो। समझ में आया? इस पूरी कैटेगरी के कोर्स मैं ही डिसाइड करता हूं, कौन कौन से ऑप्शनल आएंगे ये भी डिसाइड मैं करता हूं। समझ में आया? तो उस हवा में मत रहना। रिजल्ट दिया है तभी इस कैटेगरी के हेड भी बने। समझ में आया? किससे बात कर रहे हो तुम, कहां रह रहे हो? एजुकेटर से तो बात कर रहे हो, उसके बाद इस कैटेगरी के हेड से भी बात कर रहे हो तुम। ठीक है? हम दुनिया के कोर्स लगवाते हैं, तुम हमारे कोर्स लगवा रहे हो, बहुत बढ़िया। हम ढूंढ के ला रहे हैं फैकल्टी कोई आ जाए ऑप्शनल पढ़ाने के लिए, कि कोई पवेड का स्टार्ट हो गया है, जिसको पवेड पढ़ना है वो क्या कहते हैं, गौरव भाई से पढ़ सकता है। ठीक है? पवेड की लग चुकी है। अब अगले हफ्ते हम हिंदी लिटरेचर का लेने वाले हैं, और हिंदी लिटरेचर जैसे आएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है? भाई को अभी वो 10 दिन वाला हिसाब है ना। चलो भैया, द नेचर ऑफ द मूवमेंट की बात कर ले। Bearing a phase in the late 1960 and the early 1970, the left extremist movement have been largely agrarian in the sense that it seeks to mobilize discontent and misgovernance in the rural area to achieve its objective। अगर बच्चों हम नक्सलवाड़ी मूवमेंट की बात करें, तो हम देखेंगे कि शुरुआत में खेती के लिए था। क्यों? क्योंकि देखो बाहर वाले आ रहे थे, अब किसानों को लगा कि भैया जो बाहरी लोग हैं ये हमारी जमीन लेके आ रहे हैं। बाहरी लोग क्या थे? ट्रेडर थे। से यस और नो? अगर आप इतिहास को देखो, क्लियर। और किसान की भूमि पे किसान का हक नहीं है। किसानों को बताया जा रहा है कि भैया तुम कौन कौन सी फसल उगाओगे। से यस और नो? तो भैया किसान क्यों बात मानेंगे इसकी? जमींदार को क्या करना है? जमींदार को तो भैया क्या करना है, आपका टैक्स लेके सरकार को देना है। देना है कि नहीं देना है? तो भैया जमींदार से भी लोग परेशान थे, और जमींदारों की खिलाफी क्या हुई थी? गोलीबारी हुई थी इस मूवमेंट में, हुई थी नहीं थी? तो सम ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। सबसे पहले फीचर क्या थे? इट हैज इमर्ज एज द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, भारत की सरकार को मानने से मना कर रहे हैं, और ये अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, और ये इलेक्शन में भी भाग नहीं लेते हैं। समझ में आया? It has gained people's confidence, grown in the strength, particularly in the forest and the tribal area, by mobilizing the dispossessed and marginalized section। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या करा, जैसे मान लो आप हो, आप बहुत दुखी हो, ठीक है, और आप जो है सरकार के खिलाफ आपकी क्या है, दुखड़ा जो है रो रहे हो। तभी मान लेते हैं कोई आदमी आया जिसका नाम है मनीष कुमार, और मनीष कुमार कह रहा है कि भैया हाँ सरकार तुम्हारे खिलाफ गलत कर रही है, मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिलवाऊंगा। तो आप भी भैया इसकी बातों में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? से यस और नो? क्लियर? यही हुआ कि भैया हमारा डेवलपमेंट था नहीं, हम जो है ट्राइबल्स को उनके फॉरेस्ट राइट दे नहीं पाए थे। अंग्रेजों ने 1927 में जो 1927 में फॉरेस्ट एक्ट निकाला था, उसके अंतर्गत क्या था, रिजर्व्ड और कौन से बनाए गए थे फॉरेस्ट, जल्दी बताओ।
रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए थे, नहीं बनाए गए थे, से यस और नो? क्लियर? तो जो वो फॉरेस्ट बनाए गए थे तो उसमें क्या था कि इनके रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए थे, तो भैया उसमें क्या थे, इनके फॉरेस्ट राइट काफी हद तक क्या कर दिए थे, डाइल्यूट कर दिए गए थे। समझ में आया? तो ये लोग पहले से परेशान थे। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने पंचशील सिद्धांत लेके आए। पंचशील सिद्धांत क्या बोलता था कि भैया हम इनके यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट उतना नहीं करेंगे कि इनको ऐसा लगे कि हमारे सोशल कस्टम ही दूर हो जा रहे हैं। इनका डेवलपमेंट करो लेकिन इन्हीं के आधार पे करो। लेकिन वो सब क्या था, पेपरों में था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को क्या क्या चाहिए था, जंगल और जंगल के रिसोर्सेस। समझ में आया? तो उस समय जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने जंगल को लूटा, और इस सिचुएशन को क्या थे, ये लोग भी देख रहे थे। तो इनके जो भी लोकल लीडर थे उन्होंने क्या करा, पब्लिक की सिंपैथी ली। कहां पे? जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे और जो ट्राइबल्स ग्रुप थे। और जब उनकी सिंपैथी ली तो भैया इनके लोग, इनके पीछे कौन खड़े हो गए, पूरी जनता खड़ी हो गई कि हाँ तुम बंदूक चलाओ, हम तुम्हारे साथ है। क्या पॉइंट नंबर 2 सबको समझ में आया? क्लियर? तो ट्राइबल प्रॉब्लम क्या है, हमारा डेवलपमेंट इशू, और हमारा क्या है, पॉलिसी पैरालाइजिंग है। समझ में आ गया? क्लियर? जर जंगल जमीन का नारा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद, it created condition for non-functioning of government and actively seek disruption of development activities as a mean to achieve its objective of wrestling control. It spread fear among the law abiding citizen. समझ में आया? लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मतलब क्या होता है, जो लोग जो है कानून का पालन कर रहे हैं वो, या जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं वो। कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। लॉ अबाइडिंग सिटीजन कौन होंगे, जो पालन कर रहे हैं वो, या जो नहीं कर रहे हैं वो? जल्दी बताओ। जो नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं भाई, लॉ अबाइडिंग, ठीक है ना, जो फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि इन्होंने एक अच्छी खासी जनता, ट्राइबल और किसान इनके साथ है, और उनमें से ग्रहित नाम का एक पढ़ा लिखा लड़का है जो ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो सरकार का क्या करूंगा, नियमों का पालन करूंगा, इलेक्शन होंगे तो मैं वोट डालने भी जाऊंगा। तो भैया क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ग्रहित वाले जैसे लोग भी डरने लग गए। क्यों? क्योंकि अगर मैं सरकार का नियमों का पालन कर दूंगा तो ये मुझे मार देंगे। किस किस ने न्यूटन नाम की मूवी देखी है? न्यूटन मान नाम की मूवी देखी है? उसमें क्या होता है, वो इलेक्शन ऑफिसर होता है, एक गांव में ट्राइबल की उसकी नौकरी लगती है, और हाँ राजकुमार राव होता है, उसको वोट डालने के लिए कितने लोगों को समझाना पड़ता है, उसके बाद भी एक जना आता है उधर से गोली चल जाती है। से यस और नो? क्लियर? तो भैया इन्होंने एक ऐसी पैरेलल सरकार बना रखी है कि वहां पे जो लोग थोड़ा बहुत सरकार का पालन करना भी चाहते हैं तो वो डर के मारे नहीं करते, वो डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो डर के मारे अपने बच्चों को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं भेज पाते। समझ में आया? तो इसमें जो है कमी किसकी है, कमी भारत सरकार की है। अब आप में से कोई बोलेगा कि सर हम उन पे मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया जो ट्राइबल पीपुल हैं, जो पीजेंट है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, और सिटीजन ऑफ इंडिया पे हम कभी भी गोलीबारी नहीं कर सकते। समझ में आया? वो अपने ही लोग हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है वो बात अलग है। समझ में आया? और इसको गुमराह करने के लिए भी क्या है भैया, शुरुआत के जो हमारी सरकारें रही हैं उनके नेता जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ये क्या कहलाती थी, गोल्डन माइंस कहलाती थी। पता है आपको कि जितने भी आप माइन के एरिया देखो सब यहीं पे है, जितने भी फॉरेस्ट के एरिया है सब यहीं पे है। भैया भारत में जो है, जो आज अगर हम जंगल की बात करते हैं कितना आता है, मुश्किल से 23 पॉइंट समथिंग परसेंट। क्लियर? तो ये भैया 55% से इतना कैसे आया? इन लोगों ने लूट मचाई। आपको पता है, आप शुरू में देखो भारत में कितना फॉरेस्ट कवर था, आज कितना फॉरेस्ट कवर हुआ, लेकिन उसे किस नाम पे दिखाते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे। अरे अगर डेवलपमेंट के नाम पे इतने फॉरेस्ट कटे होते तो हर जगह भैया इक्वल जो है क्या कहते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। आप सोचो, अगर ये लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे हमें जंगल काटने लग गए, तो भैया अब तक तो वहां पे डेवलपमेंट हो गया होता। झारखंड भी तब डेवलप होना शुरू हुआ जब झारखंड को बिहार से अलग करा। क्या मेरी बात समझ में आया? उत्तराखंड भी तब डेवलप्ड होना शुरू हुआ जब उसे उत्तर प्रदेश से अलग किया। छत्तीसगढ़ भी तब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ जब उसको अलग किया। समझ में आया? तो केवल डेवलपमेंट के नाम पे जो किताबों में लिखा है, हकीकत में अगर आप जाके देखोगे तो डेवलपमेंट सही में ही नहीं हुआ है इन बेचारों का। समझ में आया? जब आपको पेपर नंबर 1 पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे इंडस्ट्री लोकेशन,
और इंडस्ट्री लोकेशन में हम आपको पढ़ाएंगे ग्रोथ पोल थ्योरी, और ग्रोथ पोल थ्योरी क्या होती है तब वहां पे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। फिर हम आपको पेपर नंबर 3 में ट्रिकल डाउन अप्रोच समझाएंगे। समझ में आया? ट्रिकल डाउन अप्रोच समझते हो? भारत सरकार ने शुरुआत से ही आजादी के बाद ट्रिकल डाउन अप्रोच अपनाई, जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या कहते हैं कि ट्रिकल डाउन अप्रोच को अपनाना ही क्या था, भारत की सबसे बड़ी गलती थी। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नए बच्चों को सबको पढ़ाऊंगा मेंस में, थोड़ा क्या करना, धैर्य रखना। समझ में आया? इतना पढ़ा दूंगा कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के कोई से भी एग्जाम में आपको कोई नहीं हरा सकता। क्लियर? ठीक है। अब इसमें भाई ने बोला है व्हाट इज रेसलिंग कंट्रोल, कौन बताएगा भैया इसका? इट क्रिएट कंडीशन फॉर नॉन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्टिवली सीक्स डिसरप्शन ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी एज ए मींस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ रेसलिंग कंट्रोल। इसका मतलब कौन समझाएगा? क्या हुआ इसका मतलब, जल्दी बताओ। कौन है इंग्लिश का महारथी? हिंदी मीडियम वालों को पूरी कहानी समझ में आ रही है ना? रेसलिंग का मतलब समझते हैं मेरे प्यारे। किसने पूछा था? किसने पूछा था? किसने पूछा था? अरे किसने पूछा था भाई? मनीष भाई ने। मनीष भाई जय हो। ये बताओ WWF देखिए, ठीक है, जॉन सीना, बटिस्टा, याद आ रहा है ना? ठीक है, इस समय तो कौन कौन चल रहा होगा पता नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं? रेसलिंग कर रहे हैं ना? ठीक है। अब ये बताओ कि, हाँ बस समझ गए, क्लियर। जब सरकार फंक्शन नहीं करेगी तो भैया ये जीत गए। क्लियर? आगे बढ़ो। सजेशन, यहां से मेरा मेन मकसद था, क्योंकि इससे पहले की कहानी तो सब बच्चों ने पढ़ रखी होगी और पेपर 3 में मैं यही कहानी से आपको समझाऊंगा। लेकिन जो यहां पे सजेशन दे रखे हैं, ये सजेशन मैंने आपको नहीं समझाए थे, तो हमने एआरसी की रिपोर्ट से पक्के पकाए सजेशन ले लिए। सब बच्चे यहां पे क्या करो, ध्यान दो। टू सब्जुगेट इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनाइज ग्रुप्स बाय द मसल्स पावर। पहला सजेशन क्या कह रही है गवर्नमेंट की रिपोर्ट? देयर इज नीड टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स टू एक्ट इफेक्टिवली एंड फर्मली, बट in conformity with constitutional bond, it is necessary that a standard operation procedure and protocol are laid down in a specific term and the detail। यानी कि क्या इसमें की टर्म ज्यादा है। भारत सरकार कह रही है कि भैया यहां पे क्या करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे सुरक्षा फोर्स जो लगा रखी है उनसे संबंधित कानून जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्या करने चाहिए, अप्लाई होने चाहिए। क्लियर? और उसमें क्या होना चाहिए, लेकिन वो संविधान के अंदर होने चाहिए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सामने वाला अगर नक्सलवाद वाला कोई आदमी है और वो सरेंडर करना चाह रहा है, उसके बाद भी आप उसको गोली नहीं मारोगे। अगर वो सरेंडर कर रहा है तो उसको भाई सरेंडर करवाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? कानून होना चाहिए, कठिन कानून होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। समझ में आया? अस्फा की तरह मिसयूज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और यही क्वेश्चन आपके इसी बार में इसमें पूछा था कि भैया आर्म फोर्स प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसमें क्या क्या खामियां हैं। तो भैया ये जीने का अधिकार को छीन रहा है हमारे, ये लिखना था वहां पे। क्लियर? इट इज नेसेसरी दैट स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, एक एसओपी हमें बनाना चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, थैंक यू वेरी मच। एसओपी बनना चाहिए और स्पेशल प्रोटोकॉल लगने चाहिए इन एरिया के लिए। क्या यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को पहला सजेशन समझ में आ गया? पहला सजेशन समझ में आ गया हिंदी मीडियम वालों को? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबको समझ में आ गया? अभिनव क्लास में हो कि आउट हो गए? जिसको अभी हमने डाटा था वो क्लास में है? बहुत बढ़िया। क्लास में हो तो बता देना यस, नहीं तो कोई बात नहीं। देर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर बैक टू द बेसिक इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द सिस्टम ऑफ पीरियोडिक ऑफिशियल इंस्पेक्शन एंड रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस नीड टू बी रिवाइटलाइज। समझते हैं इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं दूसरा सजेशन कि हमें क्या करना चाहिए, बेसिक पे पहुंचना चाहिए। बेसिक पे मतलब क्या, कि भैया हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए, हर
एक सिस्टमेटिक हर महीने में या हर 14वें दिन में क्या करना चाहिए, हमें ऑफिशियल इंस्पेक्शन करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि वहां पे कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, कौन कौन से पुलिस फोर्स हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं, और उनको रिवाइटलाइज मतलब एक रिवाइटल क्या आती थी, टैबलेट आती थी ना, आती थी कि पूरे दिन आप क्या रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे। तो हमें उन लोगों को भी एनर्जेटिक करना है। क्यों? क्योंकि द हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि जितने भी लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में काम कर रहे हैं उनको भत्ता ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा, आया था एक पूरा एक आर्टिकल। जबकि जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा भत्ता मिल रहा है। तो क्या अगर जम्मू कश्मीर में जो है उनको जान का खतरा है, तो क्या दांतेवाड़ा में जान का खतरा नहीं है? बताओ, क्या है कि नहीं है? यानी कि उसकी किस्मत खराब जिसको दांतेवाड़ा में भेजा गया है। से यस और नो? तो भैया वो रिवाइटलाइज कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या है, गलती है कि नहीं गलती है? तभी जो आपके गुजरात में आपके जो क्या कहते हैं नेशनल जो है सेमिनार हुआ था, जिसमें आपके गृह मंत्री साहब पहुंचे थे, राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने एश्योर करा कि कोई भी रक्षा बल भारत के किसी भी इलाके में अगर काम कर रहा है तो उसको एक ही तरीके का भत्ता मिलना चाहिए। ऐसा मैं क्या करूंगा, सुनिश्चित करूंगा। समझ में आया? क्लियर? तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छा आंसर लिखोगे, नहीं तो इंटरव्यू में बोलोगे। समझ में आया? द ट्रेनिंग एंड द रीओरिएंटेशन इंक्लूड सेंसिटाइजिंग द पुलिस। ये बहुत जरूरी है। आजकल पुलिस को सेंसिटाइज करना है, यानी लोगों की भावना को समझे, ये नहीं कि सीधे उड़ा दे। समझ में आया? अगर पुलिस ने भावना समझी होती तो हाथरस वाले केस में रात को क्या करता, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। समझ में आया? अगर वो सेंसिटाइज होती। समझ में आया? क्लियर? अब ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे मत लगा देना कोई, ठीक है? सिविल सर्विस वाले हो तो सिविल सर्विस की तरह पढ़ने की सोचो। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी तंत्र की बुराई कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो पुलिस के अंदर सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक सेंसिटाइज नहीं होगा तब तक वो एफआईआर नहीं लिखेंगे। समझ में आया? क्लियर? एंड पैरामिलिट्री पर्सनल टू द रूट कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस दैट आर सीकिंग टू कर्ब आर नेसेसरी। समझ में आया? ट्रेनिंग एंड रीओरिएंटेशन and including sensitization police and the paramilitary personnel to the root cause of this disturbance that they are seeking to curb are necessary। यानी कि वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स लग रही है उसकी भी आपको ट्रेनिंग करनी, उनको भी ट्रेनिंग कराओ, उनको भी सेंसिटाइज कराओ, उनको भी क्या बताओ कि भैया सामने वाला भी इंसान है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपके पास हथियार है तो इसका मतलब नहीं कि आप गॉड बन गए। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो भैया जब अगर लोगों को बंदूक की नोक पे रखोगे तो वो तो हाँ हाँ करेगा, लेकिन जब बंदूक की नोक उठाओगे तो वो आपके लिए बदला लेने के लिए नक्सल वाले के पास जाएगा और उसको बोलेगा भैया उसको निपटाओ फटाफट। समझ में आया? क्लियर? ऐसा ही होता है। आप पुलिस पुलिस वालों को लगता है कि हमारा गुप्तचर है, और पुलिस का मूवमेंट जब होता है तो नक्सल वालों को पहले ही बता देता है कि आज पुलिस मूवमेंट करेंगी, माइंस बिछा दी जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब तक सेंसिटाइज नहीं करोगे, इनके बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाओगे नहीं, स्कूल में नहीं डालोगे, तब तक भैया क्या होगा, काम नहीं चलेगा। समझ में आया? जैसे न्यूटन मूवी में जबरदस्ती बोटिंग के लिए भी ले जाते हैं गन पॉइंट पे, बिल्कुल सही बात है। वो जो होता है ना कि कहते हैं सर अभी तक बोटिंग नहीं हुई, ऐसे कैसे बोटिंग नहीं हुई, हम करवाते हैं बोटिंग यहाँ पे। ठीक है? तो वो बोटिंग करवा देता है। उसमें वही होता है ना जो आजकल जो है वो मिर्जापुर चल रही है, उसका वही होता है ना हीरो। तो बंदूक की नोक पे बताओ बोट डलवा रहा है वो। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड स्पेशल टास्क फोर्सेस ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रे हाउंड्स इन आंध्र प्रदेश। 5 स्टार, ये जरूर लिखना। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, पंकज त्रिपाठी। तो ग्रे हाउंड्स क्या है समझते हैं भैया। आंध्र प्रदेश सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मॉडल निकाला। उन्होंने क्या मॉडल निकाला, उन्होंने देखा कि भैया हमारा जो एरिया नक्सलवाद से क्या प्रभावित है, तो वहां पे साधारण पुलिस काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी और उसको बोला ग्रे हाउंड्स। ग्रे हाउंड्स जो पुलिस है वहां की, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी कि भैया माइंस कहीं बिछी हुई हैं वो कैसे करोगे, नक्सल वालों ने अगर आप पे अटैक कर लिया तो कॉम्बैक्ट ऑपरेशन कैसे चलाओगे, जंगल के अंदर कैसे ढूंढोगे। समझ में आया? क्योंकि आपको पता है जंगल में भी सर्चिंग करने के लिए एक स्पेशल टैलेंटेड आदमी चाहिए। जैसे कि हमारे बर्फ में जो है आपके लद्दाख में इस बार एक स्पेशल टास्क गई थी, किसी को पता है? लद्दाख में स्पेशल टास्क फोर्स गई थी जिसने ब्लैक टॉप को जीता था।
कोबरा नहीं थी भैया, कोबरा नहीं थी, यही तो नहीं पता, जल्दी बताओ क्या थी। ना ना, स्पेशल थी भैया, उत्तराखंड की गई थी, जिसको केवल केवल पहाड़ों पे क्या है, बहुत अच्छा काम करना आता है। कौन सी बटालियन थी? द हिंदू भूल गए? तिब्बतियन नहीं थी भाई, तिब्बतियन नहीं थी, उसका नाम अलग है ना। अब लिखते रहो कुछ, लिखते रहो। विकास, विकास ऐसी करके कुछ था, विकास, याद आ रहा है ना? गोरखा उरखा नहीं थी यार, वो बहुत ही कम की बटालियन है, वो केवल बर्फ पे काम करती है। विकास रेजिमेंट गूगल में डाल के देखो कि विकास रेजिमेंट है कि नहीं है कोई, जो माउंटेन स्कीइंग पे काम करती है। कोई बच्चा देखो, विकास ही है मेरे ख्याल से। इसने ब्लैक टॉप पे जीता था, और इसने क्या करा था, खदेड़ा था, ठीक है ना। हाँ, है तो वो तिब्बतियन ही, लेकिन उनकी रेजिमेंट का नाम है विकास मेरे ख्याल से। देखा गूगल में, विकास ही निकला है, क्योंकि ये चाइना से नफरत करते हैं। इसमें केवल तिब्बत वाले लोगों की भर्ती होती है, तो याद रखना, ये सब चीजें भूल जाते हो यार। तिब्बत के लोगों से बनाई गई है विकास रेजिमेंट। अरुण पांडे जी बहुत बढ़िया। सर एसएसएफ भी तो है, बिल्कुल है। धीरे धीरे मोहित जी समझोगे हमारी क्लास का मजा, ठीक है ना। दुनिया लिखेगी एसएसएफ, और हमारे क्लास के बच्चे लिखेंगे विकास, ठीक है ना। यही तो अंतर है भाई। ठीक है मोहित भाई, इसी बात का तो गम है, सामने कौन है, हम है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जब मैं आपको भी हिंदू पढ़ाऊंगा ना, तो आप भी बहुत खतरनाक बन जाओगे। बिल्कुल मत डरो, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। क्लियर। ऐसी नहीं लगती यार रैंक, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग लोकल लेवल पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये तो सबको समझ में आ गया, आंध्र प्रदेश का ग्रे हाउंड मॉडल। तो जब भी नक्सलवाद की बात होगी, तो आप जरूर लिखोगे कि भैया हमें आंध्र प्रदेश सरकार का ग्रे हाउंड मॉडल अपनाना चाहिए। और लेकिन हाँ, एसएफएफ कंसिस्ट ऑफ तिब्बतन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब जो है, जो ये आंध्र प्रदेश आपको पता है ना, यहां से तेलंगाना हो गया, से यस और नो, हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी जो है 2019 में फिर से द हिंदू में एक आर्टिकल आया था कि जब तेलंगाना अलग हो गया है, क्लियर, तो अब ये समस्या है कि ग्रे हाउंड मॉडल वाली पुलिस जो है कहां पे जाएगी, कहां पे नहीं जाएगी। अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था। तो उस आर्टिकल में ये था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अब क्या है, दोनों में हो सकोगा। लेकिन लेकिन हिस्टोरिकल रूप से आंध्र प्रदेश नहीं रखी थी। तो हम भी जब भी आंसर राइटिंग में लिखेंगे, तो आंध्र प्रदेश का मॉडल ही लिखेंगे, तेलंगाना मॉडल नहीं लिखेंगे। सबको समझ में आ गया, क्लियर। सर माई कमेंट, त्यागी साहब का क्या कमेंट है? त्यागी जी मेरठ वाले, हम्म, अरे क्या कमेंट है तुम्हारा, कितनी ऊपर चले गया तुम्हारा। सर प्लीज मार्क्स स्टार ओवर इट टू सो दैट वी कैन रिकॉल व्हेन इट इज रिवाइज। इसमें मार्क्स नहीं चलता, वो केवल करंट अफेयर में स्टार चलता है, ये करंट अफेयर थोड़ी है। अगला सजेशन क्या होगा? इस्टेब्लिश करो एंड स्ट्रेंथनिंग करो लोकल लेवल पुलिस स्टेशन। इनका बहुत जरूरी है, नहीं तो बिकरू कांड हो जाएगा। बिकरू कांड तो जानते हो, कानपुर का, भैया लोकल लेवल की पुलिस स्टेशन ने पूरा वो कांड करवाया, ठीक है। अगर जो है आपका क्या कहते हैं, जो लोकल थाना था, हाँ तुम कानपुर से हो तो तुम्हें तो बिकरू कांड पूरा याद होगा, ठीक है। तो अगर वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो भैया वो कांड नहीं होता, समझ में आया। तो लोकल लेवल पुलिस स्टेशन की क्या है, बहुत बड़ी है। और थाना कौन सा था? चौबेपुर थाना था कि नहीं था? क्यों चौबेपुर थाना था? कानपुर वाले कहाँ गए हमारे भैया, कानपुर वाले, याद रखना चौबेपुर था। ये चीजें याद रखो यार, पेपर 2 में लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का। कब याद करोगे? केवल प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। चौबेपुर थाना, शाबाश। Adequate staff by local recruits in the extremist affected region should be important component of the police strategy for tracking left extremism। मैंने ये बोला था कि हमें अगर क्या कहते हैं आपका नक्सलवाद को खत्म करना है, तो वहीं के लोकल लेवल के जो लोग हैं, जो यूथ है, उनकी पुलिस में भर्ती कराओ। से यस और नो। जब भैया उनकी पुलिस में भर्ती होगी, तो हमें दो फायदे होंगे। दो फायदे क्या होंगे सोचो। पहला फायदा तो होगा, जिस किसी को भी सरकारी तनख्वाह मिलती है, सरकारी औहदा मिलता है, तो उसके अंदर देशभक्ति तो अपना भी आई जाती है, आ जाती नहीं आ जाती, क्लियर। किसी परिवार से एक पुलिस वाला गया, दूसरे परिवार से दूसरा पुलिस वाला गया, अच्छा खासा अगर पढ़ने वाला है तो आईपीएस भी बन सकता है, सही है सर नो। और इनको लोकल जियोग्राफी पूरी पता है, समझ में आया। मान लो कोई आईपीएस अधिकारी यहां से बन गया, और उसको पूरा क्या कर दी, एक बटालियन पूरी कोबरा दे दी, तो भैया उसको सब कुछ पता है।
ठीक है, अगर इन्होंने क्या करते हैं, चिड़िया की आवाज निकालते हैं तो आपको लगेगा चिड़िया बोल रही है, लेकिन इनका एक खुद का इशारा होता है जिसे लोकल मैन समझते हैं, तो समझ जाएंगे भैया क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, ये भी है, लेकिन हमें क्या देखना है, पॉजिटिव ज्यादा हमें पॉजिटिव में देखना है कि 90% लोग तो क्या करेंगे, देशभक्ति के लिए काम करेंगे। अगर 20% लोग चौबेपुर थाने वाले जैसे हो गए तो बात अलग है, समझ में आया। दे विल नॉट ज्वाइन नक्सल फोर्सेस, क्लियर। तो भैया हमें जो है इन राज्यों में विशेष तौर पे जब भी पुलिस भर्ती हो तो इस स्पेशल आरक्षण देना चाहिए इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया से, कि यहां से कोई भी लड़का या लड़की आती है तो उसे कम से कम दौड़ लगा के उसको फटाफट क्या करो, पुलिस में भर्ती करो। सबसे बढ़िया क्या है, मॉडल है ये, क्लियर। लेकिन मैं बताऊं आपको क्या होता है, जब भी यहां पे पुलिस भर्ती होती है हार्डली 12-13 लोग आते हैं, और यही अगर उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती होती है तो कितने लोग आते हैं, 10,000 20,000, समझ में आया। यहाँ पे लोग भर्ती पे आते ही नहीं है, ये हालत है। तभी तो भैया यूपीएससी क्या देती है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट देती है, नहीं देती, लेकिन फिर भी बेचारे नहीं आ पाते, बेचारे करोल बाग पहुंच ही नहीं पाते, बेचारे मुखर्जी नगर पहुंच ही नहीं पाते, क्लियर। लेकिन इस इलाके में क्या है, इंटरनेट है तो हम तो पहुंच रहे हैं, हमारा पेनिट्रेशन तो हो ही रहा है, तो पढ़ने वाले यहां से ही पढ़ सकते हैं। आगे कुछ लिखा क्या, मनीष भाई ने कुछ लिखा क्या, मीना मीन्स, सर वही जो के भारती ले ले क्या, फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स recognition of right act 2006 multidisciplinary oversight committee may be constituted to ensure that implementation of this ameliorative legislation does not adversely affect the local ecosystem। तो कुल मिला के हमें जंगल के कानून, मैंने आपको एक पैसा एक्ट बताया, सही है, नो बहुत ज्यादा मजबूत है, इसको और इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। उनको पट्टा देना चाहिए, क्लियर। पट्टा देने के लिए 3 जनरेशन का नियम निकाल दिया है, यानी कि जो अपनी 3 जनरेशन दिखा सकता है उसी पे जंगल का अधिकार है, तो ये 3 जनरेशन कहां से लेके आए, सही है सर नो। तो इन कानूनों को तो क्या करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए। पहले जो थी, जो फॉरेस्ट को और वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता था, कि भैया हमें बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से भी क्या लेना पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, आपको पता है ना, क्योंकि भाई जंगलों को काटोगे तो बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा कि नहीं होगा, सही है सर नो। तो उसमें पहले उसके प्रधानमंत्री साहब हेड होते हैं, 13 लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उन 13 लोगों को हटा के 3 लोग कर दिए एक्सपर्ट, क्यों करे, ये भी हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। सरकार का कहना है कि 13 जब लोग थे तो कोई भी प्रोजेक्ट वहां पे आ नहीं पाता था, क्योंकि क्या होते थे, 13 में से बहुत सारे लोग ऐसे निकल जाते थे जिनका क्या होता है, व्यू अलग होता था, तो हमारे कामकाज से फर्क पड़ता था। लेकिन अखबार वाले और द हिंदू कह रहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये 3 इसलिए करे गए हैं क्योंकि तीनों को आसानी से क्या कर दिया सकता है, समझाया जा सकता है कि आप सरकार के पक्ष में बोल दो और फटाफट क्या कर दो, नो ड्यूज दे दो, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें समझो, ये कब की घटना है, 2 साल पहले की घटना है, ठीक है। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। 3 जनरेशन का क्राइटेरिया या 75 साल का आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास ये जंगल की जमीन है, तब आपको ट्रांसफर होगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इनके खिलाफ आप आवाज उठाओगे कब, मेंस में क्रिटिकल एनालाइज करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई। अब आप सोचो, एक सीए वाला कानून आया, उसमें सबने क्या कर दिया, इतना बड़ा साइन वाग में चक्का जाम कर दिया, जबकि उस कानून में ऐसा कुछ था नहीं, सही है सर नो। और इन बेचारों के लिए 3 जनरेशन वाला क्राइटेरिया है, इसके लिए कौन आवाज उठाएगा, ध्रुव भाई आप उठाओगे, संतोष भाई आप उठाओगे, आंचल जी आप उठाओगी, नहीं उठाओगे ना आवाज, तो कॉपी में लिख देना, आपकी आवाज कॉपी से क्या है, एग्जामिनर के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल एफर्ट आर नीडेड, लेकिन सर इसमें ये भी तो है कि सरेंडर माइस्ट, अगर पुलिस में ज्यादा नंबर में आ जाते हैं तो इंटरनल, तो मैंने बताया तो सही, देर में पहुंची क्या मेरी बात, मैंने क्या बोला, 90% फायदा है और 10% क्या नुकसान है, तो हमें हमेशा किस में जाना चाहिए, फायदे में जाना चाहिए, क्लियर, ठीक है। Special effort are needed to monitor the implementation of the constitutional and the statutory safeguard
डेवलपमेंट स्कीम एंड लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव फॉर कंटेनिंग डिसकंटेंट अमंग द सेक्शन। डिसकंटेंट मतलब जो नाराजगी है यहाँ के लोगों की, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए लैंड रिफॉर्म करने चाहिए। जो बेचारों की जमीन छिन गई उनको वापस लौटाओ, उनके कस्टम में इंटरफेयर मत करो। देखो नेहरू जी ने तो अपने पंचशील सिद्धांत एकदम बहुत बढ़िया दिए थे, वो आज भी परफेक्ट है, लेकिन वो इंप्लीमेंट ठीक ठाक से नहीं हुए, तभी इतनी ज्यादा सरदर्दी हुई। ठीक है ना। अगर नेहरू जी के पंचशील सिद्धांत अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो जाते, उन्हीं की आने वाली जो जनरेशन थी कांग्रेस की, अगर वो कर देती तो बात ही क्या होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्लियर, आगे बढ़ो। to facilitate locally relevant development, adequate flexibility may be provided for the implementing agency in the affected area as regard the center sponsored and the other scheme। मान लो भैया ये एक क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, यहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज्यादा है। तो मान लो सेंट्रल की स्कीम है, और सेंट्रल की स्कीम कहती है कि यहाँ पे रोड बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्लियर। लेकिन अगर जब यहाँ पे पहुंचे तो पता चल रहा है रोड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप रोड बनाओगे तो बारिश में बह जाएगी, या रोड बनाओगे तो बहुत सारे जंगल के पेड़ काटने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा भैया ये 1,000 करोड़ रुपए क्या करो, कन्वर्ट कर दो वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने में, वहां पे स्कूल खोलने में। क्या मेरी बात समझ में आया? यानी कि क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो नहीं थी। अब ये नीति आयोग आया तब से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हुई है। समझ में आया? आजादी के 1947 से लेके 1 जनवरी 2015 तक, जब तक नीति आयोग नहीं आया था, हर सेंट्रल स्कीम ऐसी बर्बाद होती थी वहां पे। समझ में आया? और वहां के लोग जानबूझ के क्या दिखाते थे कि भैया हम रोड बना रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे जाके देखो, एक ही जूता सबके पैर में फिट नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये नीति आयोग ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वहां पे लोकल लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए, और फिर हम सेंट्रल से पैसा क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर। तो ये अब होने लग गया, अगर पहले से हुआ होता तो बात ही कुछ और थी। ठीक है। तो भैया अगर आपको बीमारी क्या है, हाथ पे है, या हाथ पे बीमारी है, और मैं आपकी खोपड़ी का इलाज करूं, तो क्या सही होगा ये? क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना। बस आगे बढ़ो। परफॉर्मेंस देखो, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, आप जो कान में जा रही हैं, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रही हैं। और जिस दिन आप इंटरव्यू में जाओगे, वो बोलोगे कि सामने वाला बोलेगा कि भाई साहब लड़के में दम है, और 100 में से 75 नंबर दे के जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्लियर। अभी जो है मार्कशीट आई है यूपीएससी वालों की, मार्कशीट आई है, देख लिया आपने? टॉपर के भैया कितने नंबर है इंटरव्यू में? टॉपर के कितने नंबर है? कितने नंबर है इंटरव्यू में? 155 मेरे ख्याल से। ठीक है, 155 है मेरे ख्याल से। ठीक है। और उसके बाद देखना 190, 200, 210, देख लो, देखो नीचे नंबर कितने हैं। क्लियर। अब समझ गए ना कितना फ्लक्चुएशन हो जाता है? ठीक है, कितना फ्लक्चुएशन हो जाता है इंटरव्यू में। समझ में आया? यानी इंटरव्यू में भैया आपकी हर तरीके से पर्सनालिटी चेक की जा सकती है। आप कॉपी में फर्स्ट हो सकते हो, जरूरी नहीं कि उन क्या कहते हैं इंटरव्यूअर की निगाहों में फर्स्ट हो सकते हो, या इंटरव्यूअर की निगाह में क्या हो सकते हो, बेकार हो सकते हो, और कॉपी में बहुत अच्छे हो सकते हो। तो दोनों कॉम्बिनेशन चलते हैं। यानी कि हमें दोनों जगह बराबर एफर्ट डालने हैं। अपनी कॉपी भी चमकानी है, और अपना इंटरव्यू वाला 20 मिनट भी चमकाना है। और 20 मिनट वही चमका पाएगा जो इतनी सारी चीजें पढ़ के गया हो। जो पहली से छोटी छोटी चीजें पढ़ के गया हो, तो भैया उसको नचा देंगे। फिर वो रोता हुआ आएगा कि सर ये हो गया, अगली बार क्या करें? तो मैं बोलूंगा अगली बार द हिंदू पढ़ के जाना, गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ के जाना। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर, आगे बढ़ो। और जिस जिसका जो भी ऑप्शनल है वो सब इससे मजबूत हो रहा है। पवेड वाले कितने हैं, हाथ खड़ा करो फटाफट। पवेड वाले कितने हैं आप में से? पवेड ऑप्शनल वाले? एक भी नहीं है। तो अनिल जी, पवेड जो है अन अकेडमी उत्तर प्रदेश पीसीएस पे चालू हो गया है। गौरव जी है। ठीक है। मेरे ख्याल से आज ही से उनकी क्लास थी। मेरा सोशोलॉजी था, उनका 8 बजे था रात के। ठीक है ना। उनकी प्रोफाइल में जाके देखना, नए नए ज्वाइन करे हैं वो, और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर। और जो है पूरा पढ़ो उनसे अच्छी तरीके से, जितने भी पवेड वाले बच्चे हैं। ठीक है। अब जो है दूसरा ऑप्शनल हमारा आ रहा है, पता हूँ कौन सा आ रहा है हमारा ऑप्शनल? हिंदी लिटरेचर से पहले भी एक आ रहेगा ऑप्शन, उसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। किस किसका है?
हाँ, गौरव सर की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस किस किसका है? आपका है। तो भैया आपका पॉलिटिकल साइंस आने वाला है। हिस्ट्री ऑप्शनल अभी नहीं पता। हिस्ट्री ऑप्शनल इंग्लिश कहाँ से करें? तो राघव भाई इंतजार करो, ठीक है। और इसके बाद हम ऑप्शन लगा रहे हैं आपका हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो हिंदी लिटरेचर के लिए बिहार से फैकल्टी मंगाई जा रही है आप लोगों के लिए। बहुत ही क्या है, उम्दा है। और वो आपकी क्या करेंगे, सारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कृपया करके जो है, जिसका जो भी ऑप्शनल हो, चाहे आप 21 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 20 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 24 की तैयारी कर रहे हो, अपना अपना ऑप्शनल परफेक्ट कर लो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। सोशोलॉजी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सोशोलॉजी को छोड़ के कुछ भी है तो रेस्पेक्टिव एजुकेटर से फटाफट पढ़ के एकदम सॉलिड बना लो, ठीक है। कि कॉपी में लिखा तो रैंक लगी, इतना मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आगे बढ़ो। चाहे आपका हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल सॉलिड होना चाहिए। क्लियर? सर अगर कंफ्यूजन है सोशोलॉजी और पॉवेट में, आशीष जी हमने आपको कितनी बार बोला है, कितनी बार बोलूं, मैं लिख के दे दूं यहां से? आज आप पहली क्लास में आए थे, आज सोशोलॉजी की पहली क्लास हुई, आप आए? आशीष भाई आप सोशोलॉजी की पहली क्लास में आए? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यार? हाँ या ना लिखो। नहीं, ठीक है। तो फटाफट ताली बजा दी जाए आशीष जी के लिए। आशीष जी 4 दिन से चिल्ला रहे थे कि सर मैं क्या करूं क्या करूं। मैंने बोला था शुरू में सोशोलॉजी की क्लास में आना, ठीक है, अगर समझ में आए तो कंटिन्यू करना। क्लियर? तो अब आप क्या करो, पॉवेड रात को देखो गौरव सर से, सुबह मेरे से देखो, जिसकी जो समझ में आ जाए उसको फॉलो कर लो। समझ में आया? क्लियर? तो यार कहना कहना ऐसे, कर्म किया करो। मुझे सब याद रहता है किस बच्चे ने मेरे से क्या पूछा है, ठीक है। तो कर्म पे विश्वास करो, चाहे जॉब में हो चाहे कहीं पे भी हो। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट इन अमेंडिंग देयर पंचायती राज एक्ट। गुड नाइट, गुड नाइट। जा रहे हो, चलो बाय। सर आई विल सी रिकॉर्डेड, थैंक यू। सर ऑप्शनल ही पढ़ रहे हैं आजकल, बहुत बढ़िया। सोना जी के लिए भी जो है, सोना जी नाम है ना, तालियां बजा दी जाए। ऑप्शनल पढ़ रही है, ठीक है। तो खतरनाक खतरनाक बच्चों से क्या है हमारा जो है, परफॉर्मेंस एंड द स्टेट इन अमेंडिंग देयर पंचायती राज एक्ट अदर रेगुलेशन टू ब्रिंग देम इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ द पैसा एक्ट। तो पैसा एक्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है और दोबारा ही पढ़ाऊंगा। तो कुल मिला के क्या है, पैसा एक्ट की तरह करना चाहिए। पैसा एक्ट क्या बोलता है कि जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसकी आत्मा बताऊं क्या कहती है? पैसा एक्ट की आत्मा ये कहती है कि जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनका ओनर कौन है? ग्राम सभा है। समझ में? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं? तेंदू पत्ता, जिससे क्या बनती है? बीड़ी बनती है। हनी, शहद, वो क्या है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है ना। क्लियर? तो इसी तरीके के और भी जो जितनी भी चीजें होती हैं, इनका ओनर ग्राम सभा है। समझ में आया? यानी बिना ग्राम सभा की अनुमति के आप एक पत्ते को भी टच नहीं कर सकते, ना ही पार्लियामेंट, ना ही कौन, स्टेट गवर्नमेंट। इतना ज्यादा जो है पैसा एक्ट क्या है, खतरनाक है। ग्राम सभा ने बोल दिया कि हाँ तो हाँ, शराब की दुकान भी नहीं लगेगी ग्राम सभा की मंजूरी के बिना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो हर प्रदेश चाहता है कि पैसा एक्ट हमें मिल जाए, लेकिन आज की तारीख में पैसा एक्ट केवल 9 राज्यों के कुछ कुछ एरिया को ही मिला है। ये 9 राज्य क्या है, पॉलिटी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्लियर? द नेक्सस। सर आई एम joining your plus courses today for UPPCS with lesser sharp focus on laser, अच्छा, with doing zonal manager in the MNC। रोहित कुमार कानपुर। तो कानपुर में ही है वो MNC कि कानपुर से बाहर है? हम्म, कानपुर में ही है क्या कि कानपुर से बाहर है? कानपुर में ही है क्या? मिर्जा इंटरनेशनल पे काम करते हो? मिर्जा इंटरनेशनल पे या RSPL पे? और कोई तो MNC है नहीं वहां पे? और कोई भी MNC है? एक रेड टेप है, और कौन सी है? ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी खुला था तिरुवनंतपुरम में, बहुत बढ़िया। द नेक्सस बिटवीन वेस्टीज मार्केटिंग, लेदर लेदर प्रोडक्ट है क्या इनका? लेदर प्रोडक्ट। द नेक्सस बिटवीन FMGC, बहुत बढ़िया।
ठीक है, एडमिशन ले लीजिए, MKS लाइव रेफरल कोड होना चाहिए, क्लियर। और आप तो कमाते हो तो आपको 10%, 20%, 30% डिस्काउंट के उसमें आप फंसोगे नहीं, क्लियर। द नेक्सस बिटवीन इलीगल माइनिंग and a forest contractor and a transporter and extremist which provide the financial support to the extremist movement need to be broken। अब भैया इनको पैसा कहां से मिलता है? इनको मिलता है जो इलीगल माइनर है, समझ में आया? बड़े बड़े जो है सोने की वो है जंजीर लेके घूमते हैं नेता, समझ में आया? उनकी बात हो रही है। जो क्या है फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, और जो ट्रांसपोर्टर है क्या करते हैं, वो इनको पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि इल्लीगली क्या करते हैं, अपने जंगल खोल देते हैं। तो वो क्या करते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, 10 पैसा इनको देते हैं, और इन्हीं में खुश हो जाते हैं। और इनका टर्नओवर होता है लाखों करोड़ों में, तो उनका 1000 करोड़ इनको मिल जाता है, उसमें अपने क्या कर लेते हैं, वेपन्स खरीद लेते हैं। तो हमें इस नेक्सस को तोड़ना है, और इस नेक्सस को तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। क्यों? वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा क्या है, पॉलिटिशियन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ है। ये आपने मूवियों में भी देखा होगा, देखा हो नहीं होगा? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, MP, उड़ीसा, राजस्थान अंडर पैसा। एक और रह गया, 9 राज्य है, एक और रह गया। कौन सा रह गया? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, MP, महाराष्ट्र। शाबाश, ठीक है। मैंने सर आपके कोड से इस्तेमाल किया, 20% ऑफ लिया था। अच्छा, वो आपके क्या कहते हैं, वो क्या क्या वो इकट्ठे हो जाते हैं, कॉइन्स इकट्ठे होंगे, तो आपने उसको यूज किया होगा ना। क्रेडिट, क्रेडिट, हाँ क्रेडिट, कोई बात नहीं। चलो भैया, आप स्मार्ट हो, ठीक है ना, लोग स्मार्ट नहीं होते। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली रोड नेटवर्क, दे आर स्ट्रांगली अपोज बाय द एक्सट्रीमिस्ट और यूज ऑफ द एक्सटॉर्ट फंड टू द लोकल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट। एक्सटॉर्शन मतलब किसी को क्या कर दिया आपने, किडनैप कर दिया, उसके बदले में पैसा मांग रहे हो, ठीक है। लाला जी के मोटे बच्चे को किडनैप कर लिया, 1 करोड़ रुपए मांग लिए, यही सब चलता है वहां पे, क्लियर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर में भी कंसीडर द टेम्पररी मेजर। ये सबसे अच्छा जो है मेरे को लगा सजेशन। अब इसको हंसी मजाक में नहीं लेना है, दोबारा सही से पढ़ो। पहले मैं समझाता हूँ कहानी क्या। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मान लेते हैं, समझो कि ये क्या है, नक्सलवाद से ग्रसित एरिया है, और इसमें हमें रोड बनानी है, ठीक है ना। अब ये बताओ, यहाँ पे रोड बनानी है और आपने क्या करा, टेंडर निकाले। टेंडर निकाले, लोकल जो है कॉन्ट्रैक्टर आए, ठेकेदार, सबने अपना टेंडर डाला, और उसके बाद क्या करा, उन्होंने रोड बनानी शुरू कर दी। अब ये जो ठेकेदार है, इनका पहली से क्या है, मिलनसार है किससे, नक्सल वाले एरिया से यस और नो। तो ये क्या रोड अच्छी तरह बना पाएंगे? अपने आप सोचो, अगर ये रोड बन गई सही से, तो भैया ये जंगलों में कैसे छुपेंगे नक्सल वाले? या बनाएंगे तो भैया इसमें मटेरियल अच्छा नहीं लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही हो? लेकिन अगर ये ठेका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, तो भैया काम जल्दी भी पूरा होगा और मजबूती से भी पूरा होगा। तो भैया यहाँ के ठेके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं देते हो? लॉजिक बात है, बताओ अगर लॉजिक नहीं है इस बात में, किस किस को इलॉजिकल बात लग रही है? इलॉजिकल आपको ऐसे लग सकती है कि भैया जो सर स्टेट गवर्नमेंट रोड बिछाएगी, तो वो तो उसका स्टेट सब्जेक्ट होगा, तो उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हो गई? तो मैं कह रहा हूं कि भैया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो अगर वो राज्य सरकार से क्या है, उसका अच्छा खासा नेक्सस है, तो BRO को वो टेंडर दिलवा सकती है। समझ में आया? और इनका काम करने का तरीका अलग होता है, इनके बुलडोजर भी अलग होते हैं, ठीक है। इनके जो है क्या कहते हैं, ट्रक भी अलग होते हैं, उनपे आप कितनी भी गोली मार लो कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? तो कभी आपने जो है क्या कहते हैं, कभी बॉर्डर वॉर्डर पे गए होगे, तो इनका आपको काम करने का तरीका दिखा होगा, क्लियर। लेकिन ये क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अटल टनल इज द बेस्ट एग्जांपल। ताली बजा दो MP साहब के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, क्लियर। तो भैया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये टेम्पररी क्या है, मेजर है, परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर परमानेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपके फेडरलिज्म पे सवाल आने लग जाएंगे। समझ रहे हो फेडरलिज्म? यानी स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे तुम ही रोड बना रहे हो तो हम क्या करें। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे एक हाईवे तक के लिए तो जमीन दे नहीं पाता स्टेट। समझ में आया? हमारे उत्तराखंड में एक हाईवे है, तो जो हाईवे आधे के आगे वो खत्म ही हो गया है, और उसको जो है कम से कम जो है 7-8 साल हो गए, वो हाईवे आगे बढ़ा ही नहीं।
स्टेट गवर्नमेंट जमीन ही दे रही, लैंड एक्विजिशन करवा ही नहीं पा रही, तो कर लो कुछ कर लो। तो भैया जो है बीआरओ क्या है, एक शॉर्ट टर्म जो है एक अच्छा सजेशन हो सकता है, सबकी ये कॉपी में आएगा। क्या ये आप समझ पाए? बोगी बिल, कर्नल रिंचेंड, ये सब जो है घट्टा चक्र में हमने पढ़ा था, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि हिंदी मीडियम वाला उसको समझ में नहीं आए? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो समझते हो ना? क्लियर? आगे बढ़ो। ये सब आपको किसी और किताब में नहीं मिलेगा, एआरसी में जो जो लिखा है। अब देखो एआरसी की एक बहुत प्यारी चीज मुझे लगी, इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझाया और उसकी कमियों को बताया और उस कमियों को दूर करने के उपाय बताए। और ये आपके पेपर 3 में सीधे सीधा टॉपिक है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या किसे कहते हैं, इनमें क्या क्या कमियां हैं। जैसे इस बार आपके पेपर में आया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझाओ, आया था कि नहीं आया था? भैया जिन्होंने पेपर दिया उनको पता होगा। अब लोग समझ रहे हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी, अरे भाई 2017 वाली ही समझानी थी। क्लियर? कल को क्या पता आपके पेपर में आ जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं और ये भारत में अभी सक्सेसफुल क्यों नहीं है। अच्छो अच्छो की बात लग जाएगी, लग जाएगी नहीं लग जाएगी, कुछ भी लिखोगे। लेकिन आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या लिखोगे? बहुत ही सॉलिड आंसर लिखोगे, दिल खुश हो जाएगा। पढ़ना शुरू करें? ठीक है। यावर भाई हिंदी मीडियम के हो कि इंग्लिश मीडियम के हो? आज पहली क्लास है आपकी, मजा आ रहा है जिंदगी का? कुछ अलग सा लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी क्या हो सकती है, क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है? ठीक है। अच्छा, दोनों मीडियम है तो बहुत बढ़िया। अब समझते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आप सभी को पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट कब आया था? 2000 में आया था। ये प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का, है कि नहीं है? तो प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है। तो कुल मिला के इनका मतलब यह है कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा और वहां से जो जो आइटम बनाए जाएंगे उनको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जाएगा, उनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। क्लियर? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के? पका पकाया क्वेश्चन मिल रहा है आपको, जनरेशन ऑफ द एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आपकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक एडिशनल उसको जनरेट करना, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना, गुड्स और सर्विस दोनों का, प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए वहां पे, क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप देखो एससीजेड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तभी तो लोग गुजरात भाग रहे हैं, तभी तो लोग सूरत भाग रहे हैं, तभी तो लोग बॉम्बे भाग रहे हैं, तभी तो लोग तमिलनाडु भाग रहे हैं। सही है सर? नो? आप मुरादाबाद में आ जाओ, एससीजेड है मुरादाबाद में, खूब सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। एसईजेड नोएडा में आ जाओ, नोएडा में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर? आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। नोएडा वाले में जाओ तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी जगह पे आ गए, प्रॉपर प्लाटिंग हुए, प्रॉपर क्या है आपके सेक्टर बने पड़े, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है ना? तो यानी कि एसईजेड का ये क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। क्लियर? आगे देखो, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसईजेड हैज बिकम ए सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू द फ्रिक्वेंट टू वायलेंस। लेकिन हर जगह एसईजेड हमारे सफल नहीं हो पाए। फाइनेस्ट एग्जाम्पल है नंदीग्राम। याद करो जब आप बच्चे हुआ करते थे तो वेस्ट बंगाल में जो है घटना हुई थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था जो बेचारे एसईजेड में काम कर रहे थे। समझ में आया? क्लियर? आपने टाटा वाला कांड भी देखा होगा, टाटा नैनो वाला देखा था नहीं देखा था? क्लियर? तो भैया एसईजेड जो है क्या हुए, वायलेंस के शिकार भी हुए। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी जमीन नहीं दी, लोगों ने सोचा कि भैया ये हमारी जमीन को हड़प लेंगे। तो भारत सरकार ने कानून नया बनाया, क्या? जमीन के बदले जमीन। क्या बनाया बच्चों? जमीन के बदले जमीन। यानी कि जितनी जमीन आपकी एक्विजिशन हो रही है उतनी जमीन आपको कहीं और प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आया? फिर आगे चल के इसी कानून में परिवर्तन हुआ कि मार्केट रेट के आपको 85% से कम कोई नहीं देगा। समझ में आया? ये सारी चीजें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये सब आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें क्या था कि देर इज नीड टू अमेंड द प्रेजेंट अप्रोच ऑफ द एसईजेड। एसईजेड में क्या क्या कमियां हैं अब इनको समझो। पहली, in establishing SEZ, the use of the prime agriculture land should be avoided। 5 स्टार पॉइंट, यानी कि SEZ कभी भी उपजाऊ जमीन पे नहीं बनना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन चीजों का क्या हुआ है, दोहन हुआ है। समझ में आया? केवल बंजर जमीन पे बना उन्हें। क्या मेरी बात समझ में आई? और बंजर जमीन से आपको पंजाब का एक मॉडल याद आ रहा होगा, पंचायत राज की बंजर जमीन को क्या करना है, एसएमई चीजों को देना है। एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को देना है। किसको क्या बोलते हैं? सलामत लैंड। अरे मेरे भाई, अनुपम के लिए जोरदार तालियां। भैया ये याद कर लो, जिंदगी बन जाएगी आपकी। सलामत लैंड कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन विच दे आर क्या, इनवाइटिंग स्मॉल इंडस्ट्री फॉर देयर क्या, बैरन लैंड अंडर पंचायत राज इंस्टीट्यूट।
यानी कि आपके गांव के अंदर जो बंजर जमीन है उसको बोलते हैं वो सलामत लैंड, और वो क्या की जाएगी, उद्योग धंधों वालों को दी जाएगी, यानी कि गांव में रोजगार आएगा। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा मॉडल है, अपनी कॉपी में चिपका देना। चिपका दोगे मनीष भाई? और इस बार बहुत लोगों ने चिपकाया 19 वालों में। 19 का मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर देखना धूम मचा रहे हैं इस बार हम फिर से। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, समझ में आया? तो अन अकेडमी से इस बार रैंक आ रही है तगड़ी वाली। द नंबर ऑफ द SEZ शुड बी लिमिटेड with a larger minimum size with location preferably in the backward area so that they can act as a nucleus for the economic growth। हमेशा याद रखो कि 90% केस ऐसा होना चाहिए कि SEZ जो है बैकवर्ड एरिया में बनने चाहिए, और जब बैकवर्ड एरिया में बनेगा तो वहां पे लोगों का उत्थान अपना भी होगा। अब आप SEZ को देखो, क्या आपको सूरत बैकवर्ड एरिया लगता है? क्या आपको JNPT बैकवर्ड एरिया लगता है? क्या आपको कानपुर बैकवर्ड एरिया लगता है? क्या आपको मुरादाबाद बैकवर्ड एरिया लगता है? कुछ को छोड़ के, ठीक है ना? अब ये बताओ, यानी कि क्या करा इन्होंने, ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत क्या करा, SEZ बनाए। समझ में आया? यानी कुछ SEZ को छोड़ के ज्यादातर SEZ क्या थे, ऑलरेडी डेवलप्ड इलाके में थे। समझ में आया? और जब ऑलरेडी डेवलप्ड इलाके में है तो भैया क्या करोगे? भैया नोएडा क्या पहले डेवलप्ड नहीं था? कौन कौन मानता है नोएडा डेवलप्ड नहीं था? भैया वो पहले से हाईवे में आता था। समझ में आया? पहली से वो दिल्ली के पास था, तो वो NRC NCR के अंदर था, तो पहली से वो डेवलप था। लेकिन अगर वही SEZ आप वहां ना लगा के कहीं अंदर रामपुर जैसे इलाके में लगाते तो उसका मजा कुछ और होता। क्या मेरी बात समझ में आया? वही आप जो है कहाँ लगाते, आप अपने कहाँ पे लगाते, चित्रकूट में लगाते तो उसका मजा कुछ और होता। वही आपके बलिया में लगाते तो उसका मजा कुछ और होता। समझ में आया? लेकिन क्या होता है, SEZ लगाने से पहले जो हमारे नेता लोग हैं, वो बड़े बड़े जो जो बिजनेस टाइकून है ना, वो उनका दिमाग क्या कर देते हैं, फेर देते हैं। वो क्या करते हैं, जहां पे नियरेस्ट पोर्ट होगा या जहां पे नियरेस्ट क्या होगा, मार्केट होगा, वहीं पे वो ICD लगवाएंगे, वहीं पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगवाएंगे। लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा क्या है, पीछे पूरा टाइकून बैठा हुआ है। क्लियर? आगे देखो, SEZ प्रमोटेड बाय फार्मर्स देमसेल्फ शुड बी इनकरेज। क्या भारत में कोई ऐसे SEZ का नाम बता सकता है जो फार्मर ने प्रमोट करे हो? अगर फार्मर जो है FPO प्रमोट कर सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वो SEZ प्रमोट नहीं कर सकता? सोचो भैया, सोचोगे तभी नंबर मिलेंगे। अपने दिमाग को ऐसे खोलो, किताब से बाहर निकलो। समझ में आया? मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, SEZ की कमियां किसी किताब में नहीं मिलेंगी आपको। तीसरी कमी सबको समझ में आ गई? यानी कि फार्मर के द्वारा प्रमोटेड SEZ बनाओ। समझ में आया? क्लियर? एक नया विचार दे रहा हूं मैं। इसीलिए सर पढ़ाया नहीं रुक रहा, मतलब पलायन, अच्छा पढ़ा पलायन, मतलब जब पढ़ाया हुआ दिमाग में नहीं रुक रहा है। पहली क्लास में ऐसा हो गया। देखो मैं डांटता जरूर हूं, ठीक है, लेकिन मैं जो है ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बच्चा गुमराह हो जाए। काफी बच्चे क्या होते हैं, गुमराह हो जाते हैं इधर उधर की बातों में, ठीक है ना? और फिर जो है मुझे लगता है कि भैया ये क्या है, गुमराह का शिकार है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, शुरू में डांटता हूँ। जैसे आज अभिनव भाई जो थे वो अब पता नहीं क्लास में ऑफ हो गए, ठीक है, वो आज जो है लपेटे में आ गए। क्लियर? तो मैं तभी मैं कहता हूँ लपेटे में मत आया करो यार, ये सब चीजें मत किया करो, क्योंकि मैं इन चीजों से परेशान हो गया हूँ। परेशान इन द सेंस हो गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितनी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता हूँ। फालतू की बातें नहीं करता, सरलता वाली चीजें नहीं पढ़ाता आपको, ठीक है? आपको जी जी करके तो बोलता नहीं हूँ, संध्या जी, तुषार जी, वेलकम टू द क्लास, ये हो गया वो हो गया, ये सब मेरे अंदर नहीं है, ठीक है ना? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जॉब वाला हो चाहे नॉन जॉब वाला हो, जो पकड़ में आ गया, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए फिर वो क्या है, वो मतलब पकड़ में आ गया तो आ गया, समझ में आ गया। अब ये किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? आप ये देखा करो पूरा लेक्चर जब हो जाए कि इस बंदे के आज 1 घंटे के लेक्चर में हमें कुछ नया मिला नहीं मिला, और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि इसके क्लास में कुछ नया नहीं मिला, खाली क्या करी, बकवास बातें करी, उस दिन से मेरे को अनफॉलो कर लेना। समझ में आ गया? लेकिन वो उस दिन शायद ही आएगा। मैं कहता हूँ आप मेरी 5 क्लास कोई भी देख लो, भले रिकॉर्डेड वर्जन में देख लो, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ रहे थे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और इस ट्रैक में लाने के लिए क्या करना है, पड़ता है, डांटना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा और कोई भी आदमी अपने अंदर नहीं झांकना चाहता।
मैं भी अपनी तैयारी के दौरान अपने अंदर नहीं झांकना चाहता था, समझ में आया? आप लोग भी नहीं झांकना चाहते होगे, लेकिन जो झांकने का मौका देगा वही आगे बढ़ेगा, इससे हमेशा याद रखना। क्लियर है? सबको अपनी प्रिपरेशन में अपने को राजा लगता है कि यार हम सब कुछ सही कर रहे हैं, ये चीज आपको नहीं पता होती। हम जो गलती कर रहे होते हैं हमारे माँ बाप को पता होती है, और हमारे माँ बाप हमें 10 बार समझाते हैं तो भी हमें समझ में नहीं आता। हमें यार दोस्त की बात ही सबसे अच्छी लगती है, लगती नहीं लगती? मेरे को भी अपनी जिंदगी में लगती थी। क्लियर? लेकिन अब जब हम खुद माता पिता बने हैं तो हमें अब पता चल रहा है कि अरे यार हमारे संग ऐसा होता था उस समय, और हमें क्यों समझ में नहीं आता था। समझ में आया? अब आप लोग भी क्या हो, उम्र हो गई है, आप लोग की भी शादी होगी, अब जब आप माता पिता बनोगे तब आपको वो चीज रियलाइज होगी। समझ में आया? तो इस चीज को जो है हमेशा क्या करो, समझा करो। और मैं हमेशा आपको एज ए बड़े भाई, ठीक है, एज ए गार्जियन, एज ए दोस्त, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको डांटता हूं। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले गए तो कोई दिक्कत नहीं, और ईगो पे ले गए तो भैया आप अपने रास्ते और मैं भी अपने रास्ते, लेकिन मेरे से बड़ी ईगो नहीं होगी। समझ में आ गया? क्लियर? सर मैं सिर्फ एक क्लास, स्पेशल क्लास देखता हूँ, आई फर्मली डेट आई जॉइन यू, थैंक यू वेरी मच। यावर साहब के संग भी बहुत दिक्कत हो गई थी, इन्होंने फीस जमा करी, इनका अकाउंट नहीं खुला, ठीक है। फिर ये 2-3 दिन परेशान रहे, मुझे लगा यार गाली गलौज कर देंगे कमेंट बॉक्स में। फिर मैंने लिखा कि भाई आप विश्वास रखो, आपके संग सही होगा। फिर इनके पैसे रिफंड कराए गए इनको, फिर उनके बाद इन्होंने दोबारा ज्वाइन करा। क्लियर? तो इन्होंने धैर्य बनाए रखा तो इनका काम हो गया। इन्हीं की जगह कोई और बच्चा होता कम उम्र वाला, वो फटाफट गाली गलौज कर देता कमेंट बॉक्स में कि सर क्या हुआ, मेरे पैसे चले गए, आप मेरे जवाब नहीं दे रहे। भैया मैं सबका जवाब देता हूँ। क्लियर? जहां मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसमें समय तो लगेगा लगेगा। क्लियर? चौथा तीसरा पॉइंट सबको समझ में आ गया? चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए, एसईजेड से देख लो। द लाइवलीहुड ऑफ द डिस्प्ले शुड बी ए मेजर कंसर्न ऑफ द एसईजेड पॉलिसी। एसईजेड जहां पे खुला है और वहां पे जो जो लोगों का विस्थापन हुआ है उनकी जीविका का आपको साधन देना है। यानी जिन जिन की जमीन गई है उनके हर परिवार से एक आदमी को क्या करो कि एसईजेड में 20% आरक्षण दे दो। समझ में आया? यानी कि 80% अगर लोग काम कर रहे हैं बाहर से, तो 20% उस लोकल गांव के काम करेंगे। और ऐसा बहुत जगह है भी, लेकिन सब जगह नहीं है। समझ में आ गया? आगे देखो, द एसईजेड, सर मेंस आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? 7 दिन और रुक जाओ, फाइनल पता चल जाएगा, ठीक है। द एसईजेड रेगुलेशन शुड क्लियरली एलोकेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिहेबिलिटेशन टू इंटरप्रेन्योर सीकिंग टू एस्टेब्लिश एसईजेड। क्लियर? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर कोई फैक्ट्री खुली तो भैया उसको क्या करना है, क्या करना है, सीएसआर एक्टिविटी करनी है, पॉल्यूशन कम करना है, लोगों को पढ़ाना है, तो जो भी चाहे वो सीएसआर एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। दिस शुड इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। तो ये सब चीजें बनानी चाहिए। काफी एसईजेड इतने अच्छे भी हैं भारत में कि एसईजेड वालों ने वहां पे क्या करा है, सारी फैक्ट्रियों ने मिलके एक कॉमन मंदिर बना रखा है, एक कॉमन अस्पताल बना रखा है। समझ में आया? आप गुजरात में जाओ तो आपको दिखेंगे। तो वहां पे आसपास की जनता क्या करती है, वहां डॉक्टर बैठता है, वहां पे दिखा भी लेती है। समझ में आया? तो अगर फैक्ट्रियां चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और आपने देखा भी होगा अपनी, अगर आप फैक्ट्री वैक्ट्री में कोई रहा होगा इसके फादर, तो वहां पे अस्पताल भी होते हैं और क्या कहते हैं स्कूल भी होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ फ्री में मिलता है। मिलता नहीं मिलता? एनटीपीसी डू रिमार्केबल सीएसआर, बिल्कुल सही बात है। एनटीपीसी, हिंडाल्को, और आपका जो लखनऊ वाली कौन सी है, एरोनॉटिक वाली है ना, वो भी बहुत अच्छा इन्होंने काम कर रखा है। हल एचएएल, तो आप देखोगे ये सब चीजें, ठीक है। कुछ इन्होंने भी बहुत अच्छा कर रखा है, जो जितने पोर्ट है ना, पोर्ट, वहां पे आप जाके देखो, प्रॉपर फैसिलिटी है, प्रॉपर फैसिलिटी। तो आप इसको देख सकते हो। The proportional of land that is permitted to used by the promoter of SEZ of non-processing activities should be kept to the minimum, and this should be ensured that at a time of approval of their plan, the existing ratio between the processing and the non-processing activity need to be re-examined. सबसे बड़ी बात समझे इस चीज को। मान लेते हैं ये अनुपम नाम का लड़का है, ठीक है, और इसने अप्लाई करा एसईजेड में कि मेरे को 20 एकड़ जमीन चाहिए, और भारत सरकार ने इसको 20 एकड़ जमीन दिलवा भी दे दी, क्योंकि इसका क्या था, नेताओं से अच्छा संबंध था। अब 20 एकड़ में इसने अपना प्लांट खोला है केवल 5 एकड़ में, और बाकी 15 एकड़ क्या कर रखी, खाली दवा रखी है। यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, प्रोसेसिंग प्लांट इसका यहीं पे लगा रखा है। तो ये सर इस चीज पे क्या करना चाहिए, री एग्जामिन करना चाहिए कि भैया ये 15 एकड़ क्यों ले लिया तूने फ्री में, यहाँ पे 3 कंपनियां लग सकती थी।
आप जाओ बड़ी बड़ी कंपनी में, आपको इतना ज्यादा जो है आपको नॉन प्रोसेसिंग एरिया दिखेगा, आप देख लेना। आप इधर आ जाओ, टाटा में आ जाओ, इतना ज्यादा नॉन प्रोसेसिंग एरिया है। टाटा को कोड़ियों के दाम पे एक जमीन दे दी गई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी की, समझ में आया? वो एरिया आज तक यूटिलाइज नहीं हुआ, और भैया उस बात को 10-15 साल हो गए। तो भैया वो यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ, पूछो। क्या मेरी बात समझ में आया? तो भैया आपको नॉन प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए कितना रेशियो रखना है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब सोचो ऐसी आंसर राइटिंग आप लिख पाते अगर ये नहीं पढ़ पाते एआरसी रिपोर्ट? मेरे ख्याल से कोई ये पॉइंट नहीं लिख पाता। समझ में आया? हम बड़ी बड़ी बातें कर पाते, प्रोसेसिंग और नॉन प्रोसेसिंग जैसी भी बातें करो तो कॉपी वाले को अपना इफेक्ट पड़ेगा यार, चेक करने वाले को। सबको समझ गया? इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें खाली ये लिखना है कि नॉन प्रोसेसिंग एरिया जो है कम से कम होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर? सर इवन इन लखनऊ सहारा आल्सो गॉट द लैंड इन द पेनी साउथ। सोचा भी नहीं था ये पॉइंट कभी, अब सोचो। क्यों? क्योंकि इसी बात का तो गम है, सामने कौन है? हम है। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत किसी को? कॉम्प्रिहेंसिव लैंड यूज, लेकिन जो मेंस तक क्या होता है ना, दिक्कत हो जाती है, आप नोट्स बनाते नहीं और ये पॉइंट भूल जाते हो। तो भैया इसको नोट्स में जरूर बनाओ, और भैया अपनी मेंस की जो आंसर राइटिंग चालू होगी उसमें प्रोड्यूस जरूर करो। ठीक है मनीष भाई? एक हफ्ते के अंदर चालू हो जाएगी, और एक हफ्ते बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी तब याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। समझ में आया? तो कोई बच्चा जिम्मेदारी लेने से अच्छा सारे बच्चे जिम्मेदारी लें, सबका अपना अपना फ्यूचर है, और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाए। ठीक है? और हर हफ्ते में मेरे से क्या बताते रहे कि सर मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ पहुंची हूँ, यहाँ पहुंची हूँ, अन अकेडमी के ऐप के द्वारा। कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, कोई जीमेल नहीं, केवल क्या, अन अकेडमी ऐप। समझ में आया? या कोई स्पेशल क्लास? कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर के बना लिए, बहुत बढ़िया। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड यूज प्लान शुड बी, और इसे रोज रोज बनाओ, एक साथ नहीं बनेंगे कि संडे बैठ गए एक साथ बन जाएंगे। रोज रोज बनाने की कोशिश करो सिनॉप्टिक नोट्स। ठीक है? चाहे आप प्री की तैयारी करो, चाहे मेंस की तैयारी करो। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड यूज प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज आफ्टर वाइड पब्लिक कंसल्टेशन। और जिनको लग रहा है कि भैया 2020 का मेंस नहीं दे सकते, बिल्कुल डरो मत। कभी कभी क्या होता है, असफलता भी बहुत बड़ी चीज होती है। 2021 में ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है। समझ में आया? और ये मान के चलो कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है 2020 वाला, तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है 1 साल तक आंसर राइटिंग करने का। समझ में आया? क्लियर? और 2021 का प्रीलिम्स की डेट आई है अभी? क्या 2021 की प्रीलिम्स की डेट आ गई? जल्दी बताओ। आ गई? आई कि नहीं आई? नहीं आई ना? तो जब तक आपको फाइनल नहीं पता रहता, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलो, और इतनी आंसर राइटिंग कर दो कि 2021 में जब सीटें आएंगी तब आप जो अव्वल हो जाओ। समझ में आया? क्लियर? कभी कभी कुछ चीजें क्या होती है, हमें लगती है कि खराब हो गई। अगर अभी आपका एग्जाम होता जैसे 19 वालों में, मनीष भाई ईमानदारी से बताओ, आंसर राइटिंग की कमी खली थी नहीं खली थी तुम्हें? मिस्टर मनीष 2019 वाले में खली थी कि नहीं खली थी? यही मनीष भाई को अगर हम पहले आंसर राइटिंग करा देते तो क्या पता यही टॉप 10 में होते। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं, 80 से कम क्वेश्चन बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, 76 बन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार ऐसी तैयारी करके रखो कि अब हमें टाइम मिला है, कोई बात नहीं, जिनका होगा हो जाएगा, हमें जो इस टाइम का यूज करना है आंसर राइटिंग में। समझ में आया? और ये पहली बार ऐसा होगा कि आंसर राइटिंग हम इतने शुरू से करवा रहे हैं। क्लियर? कॉम्प्रिहेंसिव लैंड यूज प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज्ड आफ्टर द वाइड पब्लिक कंसल्टेशन। वहां के लोकल लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है? मैंने आपको एक जो है पेपर नंबर 4 के लिए पढ़ाया था, पेपर नंबर 2 के लिए पढ़ा था सिटीजन चार्टर। किस किस को पता है सिटीजन चार्टर? हमने बोला था सिटीजन चार्टर जब भी बनता है तो उसमें लोकल के लोगों की या जो स्टेक होल्डर है उनकी कभी भी क्या है, एडवाइस नहीं ली जाती। यही सबसे बड़ी कमी है, और यही एसीजेड और यही डेवलपमेंट की कमी है कि जहां एसीजेड आपको खोलना है वहां के लोकल लोगों से कंसल्टेशन तो करो, या दिल्ली से प्लान बना दिया सीधे अप्लाई कर दोगे। समझ में आया? तो एडवाइस लेनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन एसीजेड शुड बी लोकेटेड ओनली इन द एरिया ईयर माइड बाय द पर्पस इन द लैंड यूज प्लान। और सब चीज का आपको बताना कि यहाँ पे फैक्ट्री होगी, यहाँ पे ये होगी, उसी उसी एरिया में होना चाहिए। द एक्सट्रीमली लिबरल टैक्स हॉलीडे प्रोवाइडेड बोथ टू एक्सपोर्ट यूनिट एंड टू द डेवलप्ड रिक्वायर रिकंसिडरेशन। इसका लोगों ने बहुत पैसे बनाया, खासकर नोएडा वाले में। ठीक है?
बहुत सारी इंडस्ट्री को मैं पर्सनली जानता हूं, क्योंकि पहले मैं शिपिंग में ही था। उन्होंने बहुत पैसा बनाया इस तरीके से, और बाद में अपने आप को क्या करा, प्लांट को उखाड़ के ले गए वहां से। द एक्सट्रीम लिबरल टैक्स हॉलीडे, आपको पता है कि कोई भी एसईजेड में कंपनी आती है तो उसे 10 साल के लिए टैक्स फ्री होता है कम से कम, ठीक है, कि 10 साल तक आप टैक्स नहीं दोगे। फिर अगर आपकी एक्सपोर्ट यूनिट है, तो मैंने आपको ईपीजीसी समझाया था, याद करो, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड स्कीम, याद आ रहा है भैया? इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाई थी स्कीम, कि जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी कंपनी अगर किसी भी आइटम का इंपोर्ट कर रही है और उससे वो एक्सपोर्ट वाला आइटम बनाती है, तो इंपोर्ट वाले आइटम में उसे ड्यूटी फ्री हो जाती है या ड्यूटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसका नियम ये होता है कि जितना आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है, उसका 6 गुना आपको 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट करके दिखाना पड़ता है। भूल गए? अरे भाई, कैसा काम चलेगा ऐसे जिंदगी में? समझ में आया? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बताया था। तो भैया आपने एक इंडस्ट्री खोली अनुपम भाई ने, और अनुपम भाई ने क्या करा, खूब ज्यादा क्या करा, इंपोर्ट मंगवाया, क्लियर। और इंपोर्ट में क्या था, ड्यूटी फ्री थी। और ड्यूटी फ्री वाले इंपोर्ट को क्या करा उन्होंने, अपना प्रोडक्ट बनाया और उसको डोमेस्टिक मार्केट में भेजा, बेचा, खूब दबा के भेजा। तीसरे साल में इनके पास ऑर्डर आया कस्टम अथॉरिटी का, कि भैया आपने कितना आइटम जो है इंपोर्ट जो है ड्यूटी फ्री कराया है, उसके उपलक्ष्य में कितना आइटम एक्सपोर्ट करा है। तो अनुपम ने बोला कि सर अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपना क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट की ब्रांड बना रहा हूं, ठीक है, और मेरे पास 6 साल का टाइम है, अभी मेरे पास 3 साल और है, मैं पक्का जितनी भी ड्यूटी बचा रहा हूं उसका 6 गुना एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। 4 साल हो गए, फिर से एक नोटिफिकेशन आया कि सर अभी मार्केट क्या है, एक्सपोर्ट के ढूंढ रहा हूं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। 5वां आया कि भैया अब तो 1 साल बचा है, एक्सपोर्ट का 6 गुना कर दो। 5वें साल में फाइल कर दी कि हमारी कंपनी क्या हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? और आपको पता है कि डीआरटी कितनी बड़ी है भारत में, है कि नहीं है? डीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ। नहीं पता? बहुत बढ़िया। तो इस चीज का बहुत सारी कंपनियों ने फायदा उठाया। तो अब हमें रिकंसीडर करना है कि टैक्स हॉलीडे, ठीक है, और जो भी हमारा, हाँ, डिस्प्यूट रिड्रेसल ट्रिब्यूनल, तो ये तो और भी महान चल रही है, आपको पता ही है। कभी कभी हमें ऐसा लगता था सब चीजों का समाधान हो जाएगा, लगता था नहीं लगता था? जब मिशन इंद्रधनुष आया था तो हमें ऐसा लगता था कि भैया अब तो एनपीए होगा ही नहीं। कल परसों के अखबार में देख लो कितना सारा एनपीए हमने क्या करा है, क्या कर दिया, हमेशा के लिए अकाउंट बुक से हटा दिया। 2 दिन पहले अमर उजाला की खबर थी, किसी को पता है कितने लाख करोड़ हटाया है? मैं सोच रहा था कि मैं आपको ग्रुप में लगा के दूं, लेकिन भूल गया मैं। क्या थी वो खबर? कितने लाख करोड़ का हमने क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। और उसमें सबसे ज्यादा लोन था एनपीए किसका, एसबीआई का, और आपका पंजाब नेशनल बैंक का। याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, ये सब चीजें याद रखा करो। तो ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया कि टैक्स हॉलीडे जो दे रहे हो इस पे विचार करने का क्या है, आपको दोबारा विचार करना चाहिए, नहीं तो कंपनियां फायदा उठा के ले जाएंगी और आप देखते रह जाओगे। वाटर रिलेटेड इशू, 2005 में मनमोहन सिंह ने ये बोला था, रिवर्स आर ए शेयर हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, दे शुड बी द स्ट्रिंग दैट यूनाइट अस, नॉट द स्ट्रिंग दैट डिवाइड अस। किस किस को ये समझ में आया? भैया मनमोहन जी का खतरनाक स्टेटमेंट है ये, नहीं समझ में आया? नदियां जो हैं हमारे देश की क्या है, बहुत बड़ी हेरिटेज है। ये हमको, ये वो स्ट्रिंग है गिटार की जो हमें बांध के रखती है, ना कि वो जो हमें डिवाइड करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। 1 घंटा 28 मिनट, और इसके आगे भी और भी चीजें रह गई हैं। तो कुल मिला के जो भी नई चीज हमें मिल रही है, आप उनके नोट्स बनाते रहो, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। सर टास्क बता दो आप, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। दीपांशु जी इधर कमेंट बॉक्स में लिखो ना, इधर छुप के क्यों लिख रहे हो? दीपांशु जी टास्क है ही नहीं, टास्क थे 2019 वालों के लिए, अब क्या हो गया है 2019 सॉरी 20 वालों की प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स खत्म हो गया है, ठीक है, अब कोई टास्क नहीं है। तो अब सारे टास्क क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। तो सबसे बड़ा टास्क क्या है इस समय, डेली की क्लास डेली करो, अगर समय नहीं मिलता तो रिकॉर्डेड वर्जन देखो और सबके नोट्स बनाना शुरू कर दो। अमूमन हमारी इस समय अभी 3 क्लासें चल रही हैं। फिर मैं बता दूं, कोई भी जो नया बच्चा है, सुबह सुबह हमारी चलती है एआरसी की, जो आज चली, ठीक है, 11 बजे चलती है हमारी सोशोलॉजी ऑप्शनल की, और रात के 9 बजे चलती है हमारी किसकी, प्रीलिम्स की क्लास, इंडियन पॉलिटी एकदम लास्ट में चल रही है। और इंडियन पॉलिटी खत्म होती है हम क्या लगा देंगे, ज्योग्राफी लगा देंगे।
लेकिन अभी बीच में कुछ क्लासें क्या होंगी, 3 बजे और 5 बजे भी होंगी, तो आप टाइम टेबल में मेरी प्रोफाइल में जाके देख लो। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट अच्छा चलेगा और मैं यहाँ पे कम से कम 10 दिन हूँ, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्लास ले लूँ। सबको समझ में आ रहा है? और पहाड़ों पे नेट चलता नहीं है, आपको पता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो हर बच्चा क्या करे, मेरे सारे कोर्स को नोटिफाई कर ले, आपके पास अपना भी हो जाएगा। एआरसी की टाइमिंग हमेशा सुबह होती है और रोज रात को जनरेट की जाती है, तो कल भी मैं सुबह क्या करूंगा, ऐसे 9 या 10 बजे जनरेट कर दूंगा। क्लियर? और एआरसी के बाद हमारी क्या है, सोशोलॉजी, और फिर बीच में एक और क्लास होगी, 9 क्लास। तो यानी कि आपकी 4-4 क्लासें हो सकती हैं और 5-5 क्लासें भी हो सकती हैं 1 तारीख तक। सबको समझ में आ गया? क्लियर? तो दम लगा के पढ़ो, मजे लो, ऐश करो। और जो भी बच्चे को मेरी क्लास में जोड़ना है तो उनका रेफरल कोड MKS लाइव ही होना चाहिए। 12 या 24 महीने, 1 या 3 या 6 महीने के लिए देख रहे हो तो भैया मत देखो, कोई फायदा नहीं है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। सारे टास्क सस्पेंड कर दिए गए हैं, नए टास्क आपको बता दिए गए हैं। क्लियर? सर एक बात पूछना है, अभी बस एक ही क्लास आया हिंदू का, अब जो है रेगुलर आएगा। ठीक है, हिंदू का एक ही आया है, तुम सही कह रहे हो एकदम। 6 टाइम पोर्ट ड्यूटी 6 ईयर, शाबाश। चलो भैया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट बैठ रहा हूं मैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अदरवाइज से टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे कल। आपका कमेंट क्या है? आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे। 30 जून से करना है हिंदू एडिटोरियल, बिल्कुल सही, सही पकड़े हो एकदम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा, प्रभाकर क्लास में क्यों नहीं आ रहा है? प्रीलिम्स का गम सता गया उसे 70 नंबर का। अनुपम, प्रभाकर क्यों नहीं आ रहा है क्लास में? मैसेज पहुंचा देना, ठीक है? जिंदगी में हार जीत होती रहती है, आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर? 70 नंबर आए तो क्या हुआ, कुछ गुनाह थोड़ी कर दिया यार। जिसने तैयारी करी वही क्या करेगा, युद्ध, जो युद्ध करेगा उसी को क्या लगेगी, चोट लगेगी। जो युद्ध ही नहीं करेगा उसे चोट क्या लगेगी? ठीक है सर, उसको एग्जाम चल रहे हैं बीटेक के। अच्छा सर, नीलेश जी भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, नीलेश जी भी थोड़े गम में हो गए हैं, तो वो प्रीलिम्स का उनको क्या है, डर लग रहा है कि सर मैं क्लास में आऊंगा तो मैं आप पकड़ोगे मुझे। ठीक है, तो मैंने उसको लिख के दिया है कि भैया मैं नहीं मारूंगा तेरे को, क्लास में आ जा। तो देखो आज कल से क्लास में आता है तो, ठीक है ना? डर गया है। भाई मैं इतना खतरनाक थोड़ी हूँ यार, जो बिना बातें मेरा जो है नाम बदनाम करते हो। मॉक टेस्ट बिल्कुल होगा। यावर जी, यहाँ पे प्रीलिम्स के 15 मॉक टेस्ट होंगे। अगर आपका सोशोलॉजी का ऑप्शनल है तो आपके कम से कम 20 मॉक टेस्ट होंगे। और GS 1 2 3 4 के भी ठीक ठाक मॉक टेस्ट होंगे। उनका मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। क्लियर? सारे मॉक टेस्ट होते हैं, टेंशन की मत लो। ठीक है, प्रीलिम्स पूरी, मेंस पूरा, इंटरव्यू पूरा, कोई सारी तैयारी होंगी आपकी। बिल्कुल मत डरो। और आप अपना ऑप्शनल मुझे 1 हफ्ते के अंदर बता देना कि क्या आपका ऑप्शनल है। उस हिसाब से आपको भी क्या किया जाएगा, समय समय पे ट्रेन किया जाएगा। सर आई जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन, मुझे भी ऑप्शनल एंड ARC सब अटेंड करने, बिल्कुल राइट नाउ, बिल्कुल अरुण जी। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। सर हिंदू एडिटोरियल थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पढ़ने पर राजसभा टीवी वाला तो सही जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा राजसभा का क्या कहते हैं, द बिग पिक्चर एपिसोड रोज देख रहा है और उसके नोट्स बना रहा है तो बहुत अच्छी तरह जा रहा है। ठीक है, तो वो भी खाली टाइम पे कर लिया करो। UPPSS 1 ईयर में हो जाएगा विथ जॉब, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, योगेश ने भी 1 साल में करा, हमारे आयुष भाई ने भी 1 साल में करा। क्लियर? तो बिल्कुल हो सकता है विद जॉब। सर अनअकैडमी सपोर्टेड से कॉल आया था कि फीडबैक के लिए प्रीलिम्स के कंसिस्टेंट मॉक टेस्ट के सजेस्ट किया है मैंने, बहुत बढ़िया करा आपने। कम से कम 15 से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। एंड मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए फीडबैक दिया, बिल्कुल सही बात है। ये आपका हक है कि प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास फालतू टाइम मिलता है पढ़ाई के अलावा, तो यूट्यूब पे राजसभा के द बिग पिक्चर के क्या करो, एपिसोड खत्म करना शुरू करो और उसके नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है सर, ग्रह धोती ऑन PG में सोशोलॉजी नहीं थी, अच्छा ग्रेजुएशन में,
और पीजी सोशोलॉजी नहीं थी, देन ऑप्शनल हाँ ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बीटेक वाले ले रहे हैं। पहले आप अपनी चॉइस बताओ, मैं आपको थोपना नहीं चाह रहा सोशोलॉजी, जो आपका मन है आप वो चुनो पहले, ठीक है। और उसके बाद जो है हम उसमें क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे और उसमें आपको अच्छा एजुकेटर दिलाने की कोशिश करेंगे। और जब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तो भैया मेरे दरवाजे सोशोलॉजी के खुले हुए हैं, ठीक है। तो पहले आपकी चॉइस देखेंगे, फिर हमारी चॉइस। कहां से देखना है सर? शुरू से, जहां से मन कर जाए आपका, या तो डेली आदत डाल लो, ठीक है। आपको वैसे देखना चाहिए कम से कम 30 जून के बाद वाले से, क्लियर। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, तो फिर क्लास में आओ, 11 बजे रोज होती है तो। और कोई दिक्कत? लेकिन यूट्यूब में वो देख रहे हो तो वही देखना, ये नहीं कि कोई और एपिसोड देखने लग गए, मूवी गाना वाना। वो देखो, नोट्स बनाओ, क्योंकि कभी भी क्या हो सकती है, क्लास में पूछ हो सकती है कि भैया आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो आप जो है यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे मेरे को, ठीक है। सर हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए सजेस्ट कीजिए, कहाँ से आए? यार हिस्ट्री वाला अभी हमें कोई मिल नहीं रहा है। हिस्ट्री वाला कोई मिलेगा तो मैं बताऊंगा। और हिस्ट्री वाला इंग्लिश में आना बहुत मुश्किल है, क्लियर। मैंने भी आज की सोशियोलॉजी क्लास की रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट की है, शाम में आफ्टर ऑफिस विथ मेकिंग नोट्स। तो आपको जो है समझ में आया आज की क्लास? सर ये अच्छे, यस सर, अच्छे पॉइंट बता, बहुत अच्छे पॉइंट बताते हैं। जो राज्यसभा में द बिग पिक्चर एपिसोड आता है, वो जो लोग बोलते हैं उनको आप एजेक्ट कॉपी में लिख सकते हो अपनी, ठीक है। लेकिन हम क्या, हमारे पास कंपाइलेशन नहीं, हम क्या करते हैं, मेंस के 15 दिन या 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, फिर खराब हो जाता है। अभी मेंस में बहुत टाइम है, अभी से एपिसोड देखो, अभी से नोट्स बनाओ, और एक पतली सी कॉपी बन जानी चाहिए आपकी बिग पिक्चर की, इतने साइज की। देखो ये साइज दिख रहा है सबको कॉपी का, इस साइज की आपके पास एक बिग पिक्चर की क्या बननी चाहिए, नोट्स बनने चाहिए, जो आपने अपने हाथ से लिखे हैं। कोई प्रिंट आउट नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर उसको अगर अगर रोज सोते समय पढ़ लिया करो, ऐसा मेंस का पेपर बनेगा कि पूछो मत। समझ में आया? और अगर आप में से कोई कंपाइलेशन कर रहा है तो मुझे बता दो, जिससे मैं उसको क्या करूं, समय समय पे क्या कर दिया करूं, सही डायरेक्शन दे दिया करूं। क्योंकि बिग पिक्चर में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लियर। तो भैया जो है 3-4 दिन के अंदर मुझे बता देना, एक इंग्लिश मीडियम वाला और एक हिंदी मीडियम वाला, कौन सा बच्चा प्रॉपर बिग पिक्चर के नोट्स बना रहा है। अगर सभी बना रहे हैं तो सभी बता देना, क्लियर। 1 हफ्ते के अंदर बता दोगे मेरे को ध्यान से, किसी पे फोर्स नहीं है, क्लियर। खुद से बताना है आपको। मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा अगर मेरे को समय मिल गया तो, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया, ये काम आप खुद से भी कर सकते हो, क्लियर। बिग पिक्चर पुराने वाले भी देखें। देखो बिग पिक्चर का मतलब क्या है, राघव जी, आपको पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 का सिलेबस याद होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करो, पीडीएफ डाउनलोड करो उत्तर प्रदेश मेंस के सिलेबस की। सिलेबस अगर आपको 2-3 दिन में याद हो जाएगा कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक ये है। अब उससे रिलेटेड जब भी बिग पिक्चर देखने जा रहे हो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का है, या ये इन्वायरमेंट का इशू है, ये सोसाइटी का इशू है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, और या ये किसी का इशू नहीं है। तो जो जो इशू आपको दिखते हैं सिलेबस वाले, वो आपको दिखा देने हैं। अब वो बिग पिक्चर चाहे 1 साल पुराना हो चाहे 2 साल पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? आतंकवाद 1 साल पहले भी वही था, 2 साल पहले भी वही था। समझ में आया? तो कौन से आदमी वहां पे आए हैं, इनवाइटीज जो है, तो उनके हमें व्यू पकड़ने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर। देखो जैसी योजना है, मैं 2015 की योजना से क्या पढ़ाता हूं आपको, क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता? तो आज तो 2020 चल रही है, लेकिन जो 2015 में एडिशन आया था डिजास्टर मैनेजमेंट का, जून 2015 योजना, वो आज तक कभी नहीं आया। और एक बार और बताऊं, कितने लोग क्लास में है, इस बार की योजना एथिक्स पे आई है, आपको पता है? इस बार की योजना फटाफट खरीद लेना, और मैं पूरी एथिक्स में पढ़ाऊंगा, पेपर नंबर 4 में मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्लियर। समझ में आ रहा है ना? तो सॉफ्ट कॉपी बहुत सारी अवेलेबल है ऑनलाइन, और नहीं तो जो है खरीद लेना, 20 रुपए की किताब है, ऑर्डर कर दो आ जाएगी। आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुमारो बिग पिक्चर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बिग पिक्चर तो बिग पिक्चर, ठीक है अरुण पांडे जी। देखा, बिग पिक्चर चल रही है, बगल में चल रहा है मिर्जापुर 2,
फिर बगल में चल रही है पाताल लोक, ये सब चीजें नहीं करनी, अपने आप को गुमराह नहीं करना, ठीक है। कौन सी वाली? एकदम एग्जैक्ट एडिशन चाहिए आपको? बताता हूँ, रुको। मैंने डाउनलोड कर ली है, और मैं आपको जो है कभी भी पढ़ा सकता हूँ। एक स्पेशल क्लास अनाउंस कर दूंगा, और उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। अ, हाँ देखो, चीज़ों को फॉलो करोगे तो जल्दी बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि यार हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ही अलग चीज़ें हैं। सारी सारी योजना पढ़ लो, लेकिन कभी कभी योजना बहुत अच्छी आ जाती है, जैसे इस बार आई है। अब मुझे दिख ही नहीं रही यार, वो मोबाइल में पता नहीं कहाँ चले गई। आप देख लेना, एथिक्स पे आई है वो, सितंबर की है मेरे ख्याल से। ठीक है, सितंबर देख लेना, नहीं तो अक्टूबर, सितंबर की है जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मैंने मोबाइल में डाउनलोड करी थी, वो मुझे ही नहीं दिख रही। जहां तक है सितंबर था, आप देख लेना। क्लियर? चलो भैया, खाना मैं भी खाऊं, खाना आप भी खाओ। हाँ, योजना हर मंथ की आती है, लेकिन आपको कुछ मैं बताऊंगा उन्हें लेनी लेनी है, बाकी को क्या है सुपरफिशली पढ़ लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कल सुबह मिलते हैं अपनी क्लास में। क्लियर? और लोगों को जोड़ो एम के एस लाइव रेफरल कोड से। इतनी मैं आपसे क्या करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि ऑनलाइन भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, और अन अकेडमी में भी क्या है, क्वालिटी कंटेंट है। क्लियर? इतनी मैं आपसे आशा रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, एंड गॉड ब्लेस यू।